हेलो फ्रेंड्स, यूनिट सेकेंड शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग ब्लड के बारे में देखेंगे। तो टोटल इसमें 125 क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन। तो वो सब क्वेश्चन को करेंगे, जो भी है क्वेश्चन सब ब्लड से रिलेटेड ही है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टोटल ब्लड वॉल्यूम इन द बॉडी। तो 5 से 6 लीटर एक हेल्दी ह्यूमन होता है, उसके बॉडी में होता है। मतलब टोटल 8% ऑफ बॉडी वेट, या अगर 80 मिलीलीटर पर केजी, अगर 80 मिलीलीटर से आप गुना कर देंगे, अगर सपोज दैट 50 केजी के आप हैं, तो 50 केजी में आप 80, 50 में आप 80 से गुना कर लीजिए। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, तो करीब 4 लीटर होगा। लेकिन आपका बॉडी वेट के हिसाब से ये ब्लड रहता है, तो समझिए करीब 8% ये होता है। उसके बाद सेकेंड है, इनमिनेट द फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड क्या क्या है, तो फंक्शन में है जैसे रिस्पायरेटरी में काम करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स का ये काम करता है। न्यूट्रिटिव फंक्शन भी करता है, जैसे कन्वेज एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द GIT टू द टिश्यू के पास ही आता है। देन एक्सक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट टू द किडनी स्किन एंड इंटेस्टाइन फॉर देयर रिमूवल। तो एक्सक्रेटरी का भी ये काम करता है, ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट टू किडनी स्किन एंड इंटेस्टाइन फॉर देयर रिमूवल। हीमोस्टैटिक का भी ये काम करता है। हीमोस्टैटिक का मतलब जो भी नेचुरल फिनोमिनन होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो सब मेंटेन करने का काम करता है ब्लड। उसका रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन करने में भी ये मदद करता है हमारा ब्लड। केमिकल्स फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने के लिए केमिकल्स का ये कम्युनिकेशन कराने में मदद करता है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ब्लड लॉस थ्रू हीमोस्टैटिक, यानी कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म के द्वारा जब ब्लड लॉस होते रहता है तो उसको रोकने में भी ब्लड ही हेल्प करता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज थ्रू WBCS एंड एंटीबॉडीज में ये काम करता है। प्लाज्मा प्रोटीन फंक्शन का भी ये काम करता है। तो इस तरीके से हमने ब्लड का फंक्शन को जान लिया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं कि हाउ डज सीरम डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा। प्लाज्मा से सीरम कैसे डिफर होता है, तो इसमें ये है कि ब्लड आफ्टर क्लॉटिंग श्रिंक्स एंड गिव आउट सीरम। जब ब्लड क्लॉट होता है तो वह सीरम को बाहर भेज देता है, मतलब अलग हो जाते हैं। इट इज दस प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन एंड क्लॉटिंग फैक्टर 2, 5 एंड 12। तो प्लाज्मा में से अगर हम ये सब हटा देंगे, फाइब्रिनोजेन, क्लॉटिंग फैक्टर हो गया, तो इस तरीके एंड इट हैज़ हायर सेरोटोनिन ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ प्लेटलेट के ब्रेक डाउन के कारण ज़्यादा सेरोटोनिन आ जाता है। तो सिंपल सीरम है, मतलब प्लाज्मा में अगर क्लॉटिंग फैक्टर ये सब नहीं है तो वह सीरम कहलाएगा। और प्लाज्मा में सब रहता है, फाइब्रिनोजेन से लेकर क्लॉटिंग फैक्टर सब कुछ। प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा इज क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड पोर्शन ऑफ ब्लड। तो प्लाज्मा क्या है, एक तरह का क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड पोर्शन ऑफ ब्लड है। इफ़ एंटीकोगुलेटेड सैंपल ऑफ ब्लड इज अलाउड टू स्टैंड, अगर एंटीकोगुलेटेड सैंपल अगर हम स्टैंड कर देंगे ट्यूब में, तो सेटलिंग इट सेपरेट्स आउट इनटू सेल एंड प्लाज्मा। सेल एंड प्लाज्मा अलग हो जाएगा अगर एंटीकोगुलेंट में रखेंगे तो। इस तरीके से डिफर होता है। व्हाट इज ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन का ओरिजिन है इन एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो होता है तो उस समय मिसेनकाइमल सेल्स में ये ओरिजिन होता है ब्लड का। और एडल्ट्स में बात करते हैं, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन, क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड प्रोथ्रोम्बिन फ्रॉम लीवर। तो एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन, क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड प्रोथ्रोम्बिन फ्रॉम लीवर, तो ये सब लीवर से रिलीज होता है। ग्लोबुलिन जो होते हैं फ्रॉम टिश्यू, मैक्रोफेज सिस्टम, प्लाज्मा सेल एंड लिम्फोसाइट से ये होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि नेम फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन पीपल्स एक्सपेरिमेंट। तो नेम फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन ऑफ सेल बेस्ड ऑन पीपल्स एक्सपेरिमेंट में है फिक्स्ड सेल प्रोटीन और इंडिस्पेंसेबल सेल प्रोटीन्स नॉट मोबिलाइज्ड इवन व्हेन सीरम प्लाज्मा प्रोटीन लेवल इज लेस दैन 2 ग्राम पर डेसीलीटर।
तो फिक्स्ड सेल प्रोटीन्स और इंडिस्पेंसेबल सेल प्रोटीन्स नॉट मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज नहीं होता। फिर सीरम प्लाज्मा प्रोटीन लेवल इज लेस देन 2 ग्राम/डेसीलीटर से कम रहेगा तो वो मोबिलाइज्ड नहीं होता है। फिर है डिस्पेंसेबल रिजर्व प्रोटीन, डिस्पेंसेबल रिजर्व प्रोटीन कॉल्ड अपॉन फॉर एनर्जी पर्पस। तो डिस्पेंसेबल रिजर्व प्रोटीन है, इसको कॉल्ड अपॉन फॉर एनर्जी पर्पस, स्टारवेशन एंड माल न्यूट्रिशन में ये हेल्प होता है। एग्जाम्पल में इंडोजिनस प्रोटीन फ्रॉम स्केलेटल मसल्स एंड ग्लैंड से वे सिक्रीट होते हैं इंडोजिनस प्रोटीन। उसका लेबाइल रिजर्व प्रोटीन दे मूव आउट इमीडिएटली इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड कॉम्पेंसेट फॉर प्रोटीन लॉस सच एज हेमरेज बर्न्स ईटीसी। मेन साइट हो गया लीवर आरई सिस्टम ये सब। तो लेबाइल रिजर्व प्रोटीन में हो गया दे मूव आउट इमीडिएटली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड कॉम्पेंसेट फॉर प्रोटीन लॉस सच एज हेमरेज बर्न्स ईटीसी के कंडीशन में लेबाइल रिजर्व प्रोटीन काम करता है। देन सिक्स क्वेश्चन है लिस्ट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन का क्या क्या फंक्शन है वो बताना है। तो हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। फिर है हेल्प्स टू मेंटेन कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर अक्रॉस द कैपिलरी वाल, तो हेल्प्स करता है मेंटेन कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का भी अक्रॉस द कैपिलरी वाल। नॉर्मल है 25 से 30 मिलीग्राम एच जी, ये नॉर्मल है वैल्यू। हेल्प्स इन मेंटेनिंग विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी यानी कि ब्लड में थोड़ा सा विस्कोसिटी बना रहे इसके मेंटेन भी करता है। सिंस 80% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन इज ड्यू टू एल्बुमिन के कारण उसमें प्लाज्मा का कंसंट्रेशन 80% होता है। फोर्थ फंक्शन है प्लाज्मा प्रोटीन का कि प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू ब्लड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजिन, तो ये भी काम करता है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू ब्लड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी, तो इसमें भी हेल्प करता है, एसिड बेस बैलेंस्ड में भी मदद करता है। ये बात आगे भी आएगा आपको एक आध क्वेश्चन में, तो एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है करा कि एसिड बेस बैलेंस में मदद करते हैं। देयर बफरिंग कैपेसिटी जो होता है वो 1/6 मतलब लगभग 15 से 16% ऑफ टोटल बफरिंग कैपेसिटी होता है ब्लड के जो प्लाज्मा भाग होता है उसका। तो इस तरीके से वे 15-16% तक अगर एसिड बेस से अगर आगे पीछे ज़्यादा कम होता है तो ये भी काम करता है। ट्रांसपोर्ट एंड रिजर्वोयर ऑफ हार्मोन ड्रग एंड मेटल्स का ये ट्रांसपोर्ट भी करता है और रिजर्व करके भी रखे रहता है। उसके बाद प्रोवाइड इम्यूनिटी ड्यू टू गामा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, तो प्रोवाइड इम्यूनिटी को भी प्रोवाइड कराता है गामा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन के कारण। व्हाट इज क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाउ इट इज इट प्रोड्यूस्ड, तो COP क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो COP एक्साइटेड बाई, कैसे एक्साइटेड होता है वह क्रिस्टलॉइड्स जैसे यूरिया सोडियम ग्लूकोज के कारण यह प्रेशर लगता है एंड क्लोराइड के कारण भी लगता है, दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन के कारण लगता है। तो COP यानी कि क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं एलोन इज कॉल्ड ऑन्कोटिक प्रेशर। अगर सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन अगर प्रेशर लगाता है तो उसको ऑन्कोटिक प्रेशर कहते हैं। 80% ऑफ COP ड्यू टू एल्बुमिन बिकॉज लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट एंड मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है एल्बुमिन के पास, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है और मॉलिक्यूलर वेट कम होने के कारण एल्बुमिन से करीब 80% ये लगता है COP। वाट डिटरमाइन रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड अलोंग अ कैपिलरी, वाट आर स्टार्लिंग फोर्सेस, स्टार्लिंग फोर्सेस क्या है। पहला है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसको HP कहते हैं, फेवर्स फिल्ट्रेशन नॉर्मल हो गया 37 मिलीमीटर Hg एट आर्टेरियोरल इंड 15 मिलीमीटर Hg एट वेनस इंड। तो ये है वाट डिटरमाइन रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ अ फ्लूइड अलोंग अ कैपिलरी, वाट है स्टार्लिंग फोर्सेस, स्टार्लिंग फोर्सेस क्या है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसको HP कहते हैं, फेवर्स फिल्ट्रेशन नॉर्मल जो होते हैं वह
37 मिलीमीटर Hg होता है आर्ट्रियल इंड और 15 मिलीमीटर Hg होता है एट वेनस इंड। तो ये रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड को बताता है। नॉर्मल 37 मिलीमीटर Hg आर्ट्रियल इंड एंड 15 मिलीमीटर Hg एट वेनस इंड। COP फेवर्स एब्जॉर्प्शन। नॉर्मल 25 से 30 मिलीमीटर Hg है, तो इसका मतलब ये एब्जॉर्प्शन कराने में मदद करता है। फिर है HP हीमोस्टैटिक प्रेशर। इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में नॉर्मल 2 से 3 मिलीमीटर Hg प्रेशर लगाते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर में नॉर्मल 3 से 4 Hg होता है। हाउ डज हाइपर प्रोटीनेमिया प्रोड्यूस एडिमा। तो कैसे हाइपो हाइपोप्रोटीन मतलब कम प्रोटीन रहेगा तो ईडिमा को कैसे वह करता है। तो हाइपर प्रोटीनेमिया डिक्रीज COP कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाने के कारण ये हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इंक्रीज फिल्ट्रेशन एट आर्ट्रियल एंड, मतलब इंक्रीज फिल्ट्रेशन एट आर्ट्रियल एंड एंड डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड एट वेनस एंड। Abnormal collection of fluid in interstitial space is called edema। तो यहाँ पे इंक्रीज फिल्ट्रेशन एट आर्ट्रियल एंड के पास इंक्रीज फिल्ट्रेशन हो जाता है, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड एट वेनस एंड। एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस कॉल्ड एडिमा कहते हैं। एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस कॉल्ड एडिमा। तो जब एबनॉर्मल कलेक्शन होता है फ्लूइड का इंटरस्टिशियल स्पेस में तो उसको एडिमा कहते हैं। व्हाट विल हैपन इफ आयरन इन हीम इज प्रेजेंट इन फेरिक फॉर्म। अगर आयरन सिंपल फेरस अगर फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को मिथेमोग्लोबिनेमिया कहते हैं। इसका डिसएडवांटेज यह है कि इट कैन नॉट यूनाइट रिवर्सली विथ गैसियस ऑक्सीजन से वह रिवर्सिबली नहीं यूनाइट हो सकता है। इट इज़ डार्क कलर एंड व्हेन प्रेजेंट 1.5 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो सर्कुलर इट मिमिक्स रिजेंबल्स, जिसको साइनोसिस कहते हैं, और इस तरीके से ब्लू कलरेशन ऑफ स्किन हो जाता है। साइनोसिस में ब्लू कलर स्किन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया 10th क्वेश्चन, प्लाज्मा प्रोटीन कैसे मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस में। 15 से 16% बफरिंग कैपेसिटी होता है उसके पास, तो इसलिए मेंटेन करता है। हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैन वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट। तो 4 मॉलिक्यूल मतलब 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन O2 का 4 मॉलिक्यूल ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है। यहाँ पे है कि 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। गिव अ नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन एट बर्थ के समय 23 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। RBC काउंट इज मोर क्योंकि होता है इसीलिए। एट द एंड ऑफ 3 मंथ होता है तो 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, क्योंकि इन्फेंट टोटली ऑन मिल्क फीड पर ही होते हैं। एट द एंड ऑफ 1 ईयर होते होते वह 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर लगभग होता है। एडल्ट मेल में 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, फीमेल में 12 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो हीमोग्लोबिन का हमने नॉर्मल रेंज भी देख लिए। लिस्ट फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन का क्या क्या फंक्शन है वो बताना। तो यहाँ पे है कि सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फिर एक्ट एज एक साइलेंट एसिड बेस बफर की तरह भी काम करता है। बीइंग अ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर 70% बफरिंग पावर ऑफ होल ब्लड इसमें होते हैं। प्रमोट वैसोडाइलेशन इन द टिश्यू, वैसोडाइलेशन में भी हेल्प करता है। एज इट हैज़ एडिशनल नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं बाइंडिंग साइट ऑफ बीटा चेन पर ये बाइंड करता है। उसके बाद 15 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फ्री हीमोग्लोबिन। फ्री हीमोग्लोबिन क्या है, गिव इट्स डिसएडवांटेज। व्हाट विल बी हैपन इफ हीमोग्लोबिन वाज डिजॉल्व इन प्लाज्मा में अगर घुल जाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा, तो मतलब अगर जो हीमोग्लोबिन है वह RBC में ना होकर प्लाज्मा में चला जाएगा तो
उसी को फ्री हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी कॉजिंग ब्लड प्रेशर टू राइज, ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ जाएगा अगर हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में आ जाएगा। तो इंटरफेयर्स विथ फ्लूइड एक्सचेंज बिटवीन कैपिलरीज एंड टिश्यू स्पेस जो होते हैं उसको इंटरफेयर करेगा। लॉस ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन इन यूरिन, जिसको हीमोग्लोबिनूरिया कहेंगे। लॉस ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन इन यूरिन, यूरिन से लॉस करेगा हीमोग्लोबिन, तो ग्लोबिनूरिया कहेंगे। किडनी डैमेज बाय फॉर्मिंग एसिड हीमैटिन, बनने के कारण किडनी डैमेज हो सकता है। टेकन अप एंड रैपिडली डिस्ट्रॉयड बाय द टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम, तो टेकन अप एंड रैपिडली डिस्ट्रॉयड बाय द टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम। व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कौन कौन फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को। तो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को प्रोटीन ये करता है, यानी कि हेल्प्स इन ग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो प्रोटीन ये फैक्टर हो गया जो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है। फिर मिनरल्स हो गया, तो मिनरल्स भी जैसे आयरन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हीम, कॉपर एंड कोबाल्ट हेल्प्स इन प्रोमोटिंग एब्जॉर्प्शन मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन में हेल्प करेगा। कैल्शियम इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी। विटामिन हो गया, विटामिन सी, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हेल्प करता है रिक्वायर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी। नेम वेरिएंट्स वेराइटीज ऑफ हीमोग्लोबिन, HbA, HbA2, HbF, HbS, HbA1c, ये सब हीमोग्लोबिन के वेराइटी है। वाट इज HbA2, HbA2 क्या है, तो हीमोग्लोबिन A2 डेल्टा अल्फा टू डेल्टा टू बीटा चेन रिप्लेस्ड बाय डेल्टा चेन विच आल्सो कंटेन 146 अमीनो एसिड होते हैं, 146 अमीनो एसिड होता है। बट 10 इंडिविजुअल अमीनो एसिड डिफर फ्रॉम द बीटा चेन, 10 ऐसे होते हैं जो बीटा चेन से डिफर करते हैं, और बाद बाकी 136 जो होते हैं वह एक बीटा चेन रिप्लेस्ड बाय डेल्टा चेन्स विच आल्सो कंटेन 146 अमीनो एसिड्स बट 10 individual amino acid differ from those in the beta chain contributes 2.5% of total hemoglobin, तो कंट्रीब्यूट 2.5% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन को ये कंट्रीब्यूट करता है। प्रोड्यूस नो एबनॉर्मेलिटी, ये एबनॉर्मेलिटी को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। व्हाट इज HbA1c, HbA2 प्रोड्यूस नो एबनॉर्मेलिटी, अगर HbA2 है तो यह मतलब HbA2 तो जनरली टोटल हीमोग्लोबिन में तो करीब 2.5% होता है, और यह जो होते हैं वह एबनॉर्मेलिटी को ये बताता नहीं, मतलब इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता एबनॉर्मेलिटी पर। अब उसके बाद है व्हाट इज HbA1c, HbA1c क्या है, HbA1c इन डायबिटीज मेलाइटस यानी कि DM पेशेंट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ HbA इज नॉन एंजाइमेटिकली ग्लाइकोसाइलेटेड टू फॉर्म, non-enzymatically glycosylated to form HbA1c. It has a glucose attached to the terminal valine in each beta chain. तो it has a glucose attached to the terminal valine in each beta chain. HbA1c concentration are measured. तो यहाँ पे है कि इन डायबिटीज़ मेलाइटस जब होता है तो पेशेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ HbA जो होते हैं नॉन एंजाइमेटिकली ग्लाइकोसाइलेटेड होकर HbA1c का फॉर्मेशन करते हैं। इट हैज़ अ ग्लूकोज अटैच टू द टर्मिनल वैलिन इन ईच बीटा चेन, हर बीटा चेन पर वैलिन के जगह पर ग्लूकोज अटैच्ड हो जाते हैं। HbA1c कंसनट्रेशन आर मेजर्ड एज इंडेक्स ऑफ कंट्रोल ऑफ DM। HbA1c डायबिटीज़ मेलाइटस कितना कंट्रोल हुआ उस चीज़ को बताने में हेल्प करता है। इसका नॉर्मल है यानी कि 6% से कम, नॉर्मल 6% से कम अगर है तो नॉर्मल में आएगा, एंड वैल्यू अबव 8% से ज़्यादा होगा तो सजेस्ट पुअर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस का कंसंट्रेशन
बहुत मुश्किल से हो पाएगा, बहुत कम चांस है कि डायबिटीज़ मेलाइटस हो भी जाएगा। तो HbA1c को देख लीजिए ये क्या है। वाट परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन फीटस से, ये जो होते हैं एट बर्थ, तो 80% होता है फीटल में ये। वाट आर यूनिक फीचर ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन का फीचर क्या है, तो बीटा चेन रिप्लेस्ड बाय गामा चेन्स कंटेनिंग अल्फा बीटा गामा। तो बीटा चेन रिप्लेस्ड बाय डेल्टा चेन कंटेनिंग 146 अमीनो एसिड बट हैव 37 अमीनो एसिड्स डिफर फ्रॉम दोज इन द बीटा चेन, जिसको HbF अल्फ़ा 2 और गामा 2 ये कहते हैं। बीटा चेन रिप्लेस्ड बाय डेल्टा चेन कंटेन 146 अमीनो एसिड बट हैव 37 अमीनो एसिड डिफर फ्रॉम दोज इन द बीटा चेन HbF अल्फा टू गामा टू मोर रेसिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ एल्कलीज दैन HbA। तो मोर रेसिस्टेंट एक्शन ऑफ एल्कलीज, एल्कली का एक्शन ज़्यादा वहाँ रेसिस्टेंट होता है हीमोग्लोबिन फीटल HbA के कंपेयर में। ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ पुअर बाइंडिंग ऑफ 2,3-DPG डाई क्लोरोफॉस्फोग्लिसरेट, ऐसे इसका फुल फॉर्म ग्रेटर एफिनिटी होता है ऑक्सीजन का, तो इसलिए ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा जाता है बच्चे फीटल हीमोग्लोबिन में। लाइफ स्पान होता है लेस, कम होता है 80 दिन कंपेयर टू HbA जो कि 120 दिन का होता है हीमोग्लोबिन। डिसअपियर 2 से 3 months आफ्टर बर्थ, 2-3 महीना के बाद HbF भी खत्म हो जाता है। वाट विल हैपन इफ HbF परसिस्ट आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद HbF आएगा तो क्या होगा, तो इट परसिस्टेंस बियॉन्ड द एज ऑफ 4 to 6 months। वाट विल हैपन इफ HbF परसिस्ट आफ्टर बर्थ, तो HbF तो इस परसेंट बियॉन्ड द एज ऑफ 4 से 6 मंथ अल्फा और बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा ड्यू टू डिफिशियंट प्रोडक्शन ऑफ अल्फा और बीटा चेन्स रिस्पेक्टिवली, अल्फा और बीटा चेन्स के कारण। वाट आर डिफ्रेंशिएटिंग फीचर बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ बीटा थैलेसीमिया वाट आर डिफ्रेंशिएटिंग फीचर ऑफ बीटा थैलेसीमिया, एक मेजर बीटा थैलेसीमिया होता है, एक माइनर बीटा थैलेसीमिया हो गया होता है। तो यहाँ पे है कि मेजर बीटा थैलेसीमिया आल्सो कॉल्ड कुलीज एनीमिया और मेडिटरेनियन एनीमिया कहते हैं। मेजर बीटा थैलेसीमिया को इस नाम से भी जानते हैं, कुलीज एनीमिया और मेडिटरेनियन एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो जो मेजर बीटा थैलेसीमिया होता है वह लेस अक्रेंस होता है, बहुत मतलब कि कम पाया जाता है। लेकिन माइनर बीटा थैलेसीमिया की बात करते हैं तो मोर कॉमन सीन माइनर बीटा थैलेसीमिया ज़्यादातर दिखाई देता है। ट्रांसमिशन जो होते हैं होमोजाइगस में ये ट्रांसमिशन होते हैं, और माइनर बीटा थैलेसीमिया जो होता है ये होते हैं माइनर हेट्रोजाइगस कंडीशन में। एनीमिया मॉडरेट टू सेवियर ये होते हैं, और इसमें माइल्ड तक रहते हैं माइनर थैलेसीमिया लगभग। बेसिक डिफेक्ट टोटल अब्सेंस ऑफ बीटा चेन सिंथेसिस, ये टोटल अब्सेंस ऑफ बीटा चेन सिंथेसिस करता है जब मेजर थैलेसीमिया होता है। बेसिक डिफेक्ट क्या, टोटल अब्सेंस ऑफ बीटा सिंथेसिस। उसके बाद यहाँ पे है कि पार्शियल सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन। हीमोग्लोबिन फीटस लेवल यहाँ पे अगर बढ़ा हुआ तो 3+++ से दर्शाएंगे, और नॉर्मल या थोड़ा सा बढ़ रहेगा तो +1 से बताते हैं, इंक्रीज थोड़ा सा है। लाइफ स्पान शॉर्टर, एवरेज एज ऑफ डेट ऑफ 17 ईयर। लाइफ स्पान यह करीब एवरेज 17 साल तक इसका रहता है मेजर बीटा थैलेसीमिया का। और माइनर बीटा थैलेसीमिया है वह कैन ट्रांसमिट द जीन टू द ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट हो सकता है। अब उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे देख लिए, लॉन्गर होते हैं माइनर बीटा थैलेसीमिया जो ट्रांसमिट जीन टू द ऑफ स्प्रिंग के पास जाता है। वाट विल हैपन इफ ग्लूटामिक एसिड इन बीटा चेन ऑफ HbA गेट्स रिप्लेस्ड बाय वैलिन, तो वैलिन से बीटा चेन। वाट विल हैपन इफ ग्लूटामिक एसिड
इन बीटा चेन ऑफ एच गेट्स रिप्लेस्ड बाय वैलिन से रिप्लेस्ड हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड जो होते हैं वह वैलिन से रिप्लेस्ड हो जाएगा। तो इट प्रोड्यूस वेरिएंट एच बी एस विच इज इनहेरिटेड एज मेंडेलियन डोमिनेंट की तरह इनहेरिटेड होते हैं। वन ग्लूटामिक एसिड इन इज बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एच बी एट पोजिशन 6 इज रिप्लेस्ड बाई वैलिन से वे रिप्लेस्ड हो जाते हैं। तो वन ग्लूटामिक एसिड इन इच बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एच बी एट पोजिशन 6 इज रिप्लेस्ड बाई वैलिन व्हेन रिड्यूस्ड जब कम होते हैं। एग्जाम्पल हो गया इन हाइपोक्सिया और लो पीएच। It becomes much less soluble than HbA, precipitate into crystals within RBCS में ये चले जाते हैं। When reduced example हो गया hypoxia और low pH, it become much less soluble than HbA, precipitate into crystals within RBCS. Increase RBCS fragility को increase करेगा। Then RBC becomes sickle shape जिसके कारण decreased blood flow हो जाता है और ए और बी सेवेयर एनीमिया जिसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। डिफाइन द टर्म ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज। हीमोग्लोबिनोपैथीज क्या है? तो हेयर हीम मतलब सिंथेसिस इज नॉर्मल बट एबनॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन आर प्रोड्यूस्ड। वन ऑफ द एग्जाम्पल एच बी एस। तो यहाँ पे जब एबनॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोड्यूस्ड होते हैं तो इसी को हीमोग्लोबिनोपैथीज कहते हैं। वाट इज एडवांटेज ऑफ बाइकॉन्केव शिफ्ट टू द RBCS का मतलब रेड ब्लड सेल्स का बाइकॉन्केव शिफ्ट होने का फ़ायदा क्या है? तो कैन विद स्टैंड कंसिडरेबल चेंज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे से चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग वह जैसे तैसे मूव कर सकता है। जैसे उसको इन्वायरमेंट मिलेगा उसी प्रकार वह मूव करेगा। इजली पास थ्रू कैपिलरीज से वह आसानी से पास कर सकता है। फैसिलिटेट्स ऑप्टिमल एंड इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ये करने में भी मदद करता है। फिर हाउ मच लाइफ स्पान ऑफ RBC डिटरमाइन इट। तो करीब 120 दिन है। डिपेंड ऑन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म फॉर एनर्जी मल्टी सप्लाई के लिए निर्भर करते। फिर वाट मेंटेन द शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ RBC मेम्ब्रेन। तो वाट मेंटेन द शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ RBC मेम्ब्रेन। तो वाट मेंटेन शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ RBC मेम्ब्रेन। तो लेयर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल लाइपोप्रोटीन स्पेक्ट्रिन बिलो द सेल मेम्ब्रेन। तो वाट मेंटेन द शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ RBC मेम्ब्रेन। तो लेयर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल लाइपोप्रोटीन स्पेक्ट्रिन बिलो द सेल मेम्ब्रेन। वाट इज एनीमिया। एनीमिया क्या है? तो एनीमिया एक तरह का क्लिनिकल कंडीशन है इन विच ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज रिड्यूस्ड ड्यू टू आइदर डिक्रीज RBC काउंट जिसको 4 मिलियन पर माइक्रोलीटर और देयर कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन कम होने के कारण RBC कम होने के कारण एनीमिया हो सकता है। और उसके बाद है डिफरेंस पॉलीसाइथेमिया एंड पॉलीसाइथेमिया वेरा में डिफरेंस यहाँ पे करना है। तो पॉलीसाइथेमिया में इंक्रीज RBC काउंट जो कि इंक्रीज 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर। कॉज क्या हो सकते हैं? फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल है कि बर्थ के समय में ज़्यादा RBC रहता है तो उस समय पॉलीसाइथेमिया होता है। हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू हाइपोक्सिया के कारण भी ये हो जाते हैं। पैथोलॉजिकल में बात करते कंजेनाइटल हार्ट डिजीज और डिहाइड्रेशन फिर शॉक में भी ये हो सकता है। और उसके बाद देख लेते हैं सी तक। डी में है ट्यूमर्स ऑफ बोन मैरो कॉल पॉलीसाइथेमिया वेरा। जब बोन मैरो में ट्यूमर हो जाता है तो उसको पॉलीसाइथेमिया वेरा कहते हैं जिसमें RBC काउंट में इंक्रीज अप टू 7 से 8 मिलियन पर माइक्रोलीटर बढ़ सकता है एंड इज एसोसिएटेड विथ प्रेजेंस ऑफ इमेजर RBC इन द पेरिफेरल ब्लड। इमेजर RBC से वे एसोसिएटेड होते हैं। वाट आर इंटरल्यूकिन्स ILS क्या है? हाउ डू दे डिफर फ्रॉम कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर CSFs। What are interleukins? How do they differ from colony stimulating factor CSFs? तो ILS are protein hormone that help differentiation of uncommitted stem cell to a specific stem cell. CSFs are growth factors
that cause appropriate stem cell to proliferate performing daughter cells. So ILS protein hormones that help differentiating of uncommitted stem cells to specific stem cells. तो क्या प्रोटीन हार्मोन है ILS जो है वह एक तरह का प्रोटीन हार्मोन है जो हेल्प करता है डिफ्रेंशिएशन अनकमिटेड स्टेम सेल होते हैं टू स्पेसिफिक बनाने में काम करता है ILS. CSFs are growth factors that cause appropriate stem cell to proliferate forming daughter cells. How does intravascular erythropoiesis differs from extravascular erythropoiesis? How does intravascular erythropoiesis differs from intravascular erythropoiesis? इंट्रावास्कुलर इरिथ्रोपोएसिस कैसे एक्स्ट्रावास्कुलर इरिथ्रोपोएसिस से ये करते हैं? तो डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ जो कि 3 स्टेज में ये होते हैं. एक मीजोप्लास्टिक स्टेज हो गया जो कि अप टू 3 मंथ्स होता है फ्रॉम मीजोडर्म ऑफ यॉर्क सैक. इंट्रावास्कुलर इरिथ्रोपोएसिस हो गया. हिपैटिक स्टेज आफ्टर 3 मंथ्स के बाद ये अकर्स होते हैं स्प्लीन में ये होता है. फिर है माइलवाइड स्टेज. फिर है आफ्टर मिडिल ऑफ फीटल लाइफ फ्रॉम द बोन मैरो. स्टेज 2 एंड 3 जो होते हैं वह एक्स्ट्रावास्कुलर इरिथ्रोपोएसिस है. और पहला जो देख रहे हैं वह क्योंकि सेल के अंदर होते हैं इसीलिए इंट्रावास्कुलर इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं. हाउ डज रेड बोन मैरो डिफ़र फ्रॉम से येलो बोन मैरो से कैसे डिफ़र है? तो पहला कारण है कंसिस्ट ऑफ ब्लड सेल्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ देयर प्रिकर्सर इरिथ्रोइड माइलॉइड ये होते हैं. येलो बोन मैरो में कंसिस्ट ऑफ फैट सेल्स ब्लड वेसल्स रेटिकुलम सेल्स एंड फाइबर्स ये होते हैं. अल्सो कॉल्ड एक्टिव मैरो कहते हैं रेड बोन मैरो को. येलो बोन मैरो को अल्सो कॉल्ड इनएक्टिव मैरो कहते हैं. साइट्स हो गया रेड बोन मैरो का एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स स्कल वर्टिब्रेट्स रिब्स स्टर्नम एंड पेल्विस ये सब के एंड्स के पार्ट पर रेड बोन मैरो होते हैं. शाफ्ट ऑफ बोन्स ये जो होते हैं मतलब साइड्स येलो बोन मैरो का यह साइड्स ऑफ शाफ्ट ऑफ बोन्स में होते हैं. गिव स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोएसिस विद डाइल्यूशन और व्हाट आर मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी. तो 34 क्वेश्चन है. गिव इरिथ्रोपोएसिस ड्यूरेशन और व्हाट आर मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी. तो जैसे हीमोसाइटोप्लाज्म तो माइटोसिस प्रेजेंट होता है इसका ये फीचर है. देन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला का कैरेक्टरिस्टिक तो पूरे का दिया हुआ है कि 7. तो ये सब हेमाटोब्लास्ट हो गया सबसे पहले होते हैं. देन प्रो इरिथ्रोब्लास्ट अर्ली नॉर्मोब्लास्ट इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट लेट नॉर्मोब्लास्ट रेटिकुलोसाइट इरिथ्रोसाइट ये सब अलग अलग फेज होते हैं. फिर है उसके बाद ये व्हाट इज़ हेल्दी और नॉर्मोप्लास्टिक बोन मैरो क्या होते हैं. तो नॉर्मोप्लास्टिक बोन मैरो कंटेंट 30% प्रो इरिथ्रोब्लास्ट प्लस अर्ली नॉर्मोब्लास्ट सेल्स एंड 70% ऑफ इंटरमीडिएट प्लस लेट नॉर्मोब्लास्ट सेल. हाउ is erythropoiesis regulated? Name the most patent stimulus for regulation. तो जनरल फैक्टर में हो गया हाइपोक्सिया. मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस इफेक्ट इज मीडिएटेड बाय एरिथ्रोपोएटिन. स्पेशल मैचुरेशन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनल मैचुरेशन ऑफ आरबीसी इंक्लूड डायट्री हेल्प्स इन हीमोग्लोबिन कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस्ड बाय पेराइटल यानी कि ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ स्टोमक हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम इलियम. एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो गया विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड. व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इरिथ्रोपोएटिन? हाउ इज इट मेजर्ड? तो व्हाट आर द सोर्स ऑफ इरिथ्रोपोएटिन? हाउ इज इट फॉर्म्ड? 25% किडनी के द्वारा ये बनते हैं. 15% एक्स्ट्रा
रीनल लीवर टिश्यू माइक्रोफेस सिस्टम हो गया फॉर्मेशन किडनी लीवर। तो किडनी हाइपोक्सिया के कारण ये बनते हैं। उसके बाद वाट इज मोड ऑफ इरिथ्रोपोएटिन का क्या मोड है। तो ये पहला है कि पोटेंशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जिसमें इंक्रीज आरबीसी काउंट इन 2 से 3 डेज और इंक्रीज रिलीज ऑफ रेटिकुलोसाइट्स फ्रॉम द बोन मैरो, इंक्रीज हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉर्मोप्लास्ट। तो ये सब इरिथ्रोपोएटिन के ये सब और अफेक्टिंग इरिथ्रोपोएटिन को कौन कौन है जो बढ़ा देता है और घटा देता है। तो इरिथ्रोपोएटिन को बढ़ाने घटाने में आता है सबसे पहला कि नेम द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग इरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन में सबसे पहला है हाइपोक्सिया, न्यूक्लियोटाइड जैसे CAMP NAD एंड NADP, प्रोडक्ट्स में ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन, हार्मोन्स में T4 एंड्रोजन एंड पिट्यूटरी हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन को बढ़ाने का काम करता है। पिट्यूटरी हार्मोन T4 एंड्रोजन एंड एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन डिक्रीज किसके कारण हो सकता है, एस्ट्रोजन के कारण जिसमें वाई आरबीसी काउंट इज लेस इन फीमेल। फिर है क्रोनिक रीनल और लीवर डिजीज़, फिर है प्रोटीन डिफिशियंसी। तो इस तरीके से इतना सारा कारण से ब्लड इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है ब्लड का फॉर्मेशन। व्हाट इज हीमैटिक प्रिंसिपल्स क्या है। तो कासस इन IF with extrinsic factor form hematic principles which helps in conversion of pro-erythroblast to mature RBC. Therefore, deficiency of any one of them cause malmaturation, failure and leads to megaloblastic anemia। ये करने का काम करता है। अब वाट डिटरमाइन द रेट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। तो बाय रेटिकुलोसाइट के द्वारा ये कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं वाई आरबीसी काउंट लेस इन फीमेल कंपेयर टू मेल। तो क्योंकि लेस एंड्रोजन इन फीमेल्स होते हैं, एंड्रोजन स्टिमुलेट EP प्रोडक्शन और उसके बाद है इरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन एंड्रोजन स्टिमुलेट करते हैं। गिव फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एनीमिया किडनी एंड लीवर डिजीज। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एनीमिया एंड किडनी का क्वेश्चन नंबर 37 में ही था। तो यहाँ पर किडनी में देख रहा है कि रीनल इरिथ्रोपोएटिक फैक्टर हो गया और लीवर इरिथ्रोपोएटिनोजेन जो कि अल्फा ग्लोबुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, वो दोनों मिलकर इरिथ्रोपोएटिन बनाता है। तब इरिथ्रोपोएटिन सेंसिटिव स्टेम सेल से वह प्रो इरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन करता है। फिर उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द बेसिस मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। तो डिक्रीज आरबीसी साइज के बेसिस पे नॉर्मोक्रोमिक हाइपोक्रोमिक। तो नॉर्मो यहाँ पे आरबीसी साइज के बेसिस पे नॉर्मोसाइटिक, सेकेंड है मैक्रोसाइटिक, थर्ड है माइक्रोसाइटिक। तो नॉर्मोक्रोमिक आफ्टर एक्यूट हेमरेज ऑल हेमोलाइटिक एनीमिया एक्सेप्ट थैलेसेमिया एप्लास्टिक एनीमिया हो गया। आफ्टर क्रोनिक, तो आफ्टर क्रोनिक हेमरेज में ये होते हैं। फिर उसके बाद है ऑल मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक में देख रहे हैं कि ऑल मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, फॉलिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर के होते हैं। हाइपरक्रोमिक सेकेंडरी टू लीवर डिजीज में होते हैं। माइक्रोसाइटिक हो गया क्रोनिक इन्फेक्शन और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया थैलेसेमिया। तो ये माइक्रोसाइटिक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन इन इंडिया इन माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक टाइप के ये आते हैं। माइक्रोसोटिक हाइपरक्रोमिक में ये आते हैं, हाइपोक्रोमिक में। वाट इज पर्निसिया और इसी को एडिशंस एनीमिया कहते हैं। गिव इट्स मेजर साइन एंड सिम्टम्स। तो कॉज है लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, फेल्यूर इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। करेक्टरिस्टिक फीचर में हो गया मेजर साइन एंड सिम्टम्स, जैसे बोन मैरो में मेगैलोब्लास्टिक हाइपरप्लासिया हो गया। बोन मैरो मेगैलोब्लास्टिक हाइपरप्लासिया 70% प्रो इरिथ्रोब्लास्ट प्लस अर्ली नॉर्मोब्लास्ट हो गया नॉर्मल 30% और 30% इंटरमीडिएट लेट नॉर्मोब्लास्ट, नॉर्मल 70% होता है। फिर है ब्लड चेंज
परनीसियस एनीमिया ब्लड जो होते हैं वह कॉज तो देख लिए बोन मैरो हाइपरप्लासिया के कारण ये होते हैं। उसके बाद है ब्लड चेंज, आरबीसी जो होते हैं वह माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक काउंट वह बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है, रेटिकुलोसाइट काउंट 5% से वह लगभग ज़्यादा हो जाता है। रेटिकुलोसाइट काउंट नॉर्मल जो होता है 1% से कम होता है, लेकिन जब परनीसियस एनीमिया होता है तो वहाँ पे रेटिकुलोसाइट भी बढ़ जाता है। चेंज इन जीआईटी, डिफिशियंसी ऑफ इन आईएफ, फिर है ए क्लोरहाइड्रिया जीआईटी डिस्टर्बेंस। फिर उसके बाद है चेंज इन नर्वस सिस्टम। चेंज इन नर्वस सिस्टम में हो गया डीमाइलिनेशन ऑफ डोर्सल एंड लैटरल कॉलम्स, जिसको सुबाक्यूट कॉम्बाइंड डिजेनरेशन कहते हैं, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फिर है टिंगलिंग एंड नम्बनेस इन लिम्स, मोटर एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। तो चेंज इन नर्वस सिस्टम में हो गया जैसे डीमाइलिनेशन ऑफ डोर्सल एंड लैटरल कॉलम्स, सबाक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, टिंगलिंग एंड नम्बनेस इन लिम्स, मोटर एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के कारण ये हो सकता है परनीसियस एनीमिया। उसके बाद है गिव साइन इम्प्रूवमेंट ऑफ परनीसियस एनीमिया पेशेंट आफ्टर बिगनिंग ट्रीटमेंट विद विटामिन B12। अगर उसको सही से मिल रहा है तो उसका क्या क्या साइन होगा। तो जनरल इम्प्रूवमेंट, हेल्दी पेशेंट्स फील स्ट्रॉन्गर, वो सबसे पहला फील करेगा। उसके बाद है रेटिकुलोसाइट रिस्पॉन्स, रेटिकुलोसाइट धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा, यानी कि वह करीब अप टू 30 से 40% इंक्रीज करेगा और नॉर्मल होता है 1% से कम, और वह इंक्रीज करेगा तो धीरे धीरे 2-3% के आसपास वह बढ़कर हो जाएगा। जो पहले 5 से 6% सीक्रेट होता था, अब सिर्फ लगभग 1% सीक्रेट होगा। नॉर्मोप्लास्टिक रिएक्शन ऑफ द बोन मैरो, नॉर्मोप्लास्टिक रिएक्शन होने लगेगा सही से। वाई परनीसियस एनीमिया इज ऑल्सो कॉल्ड परनीसियस ड्यू टू ट्रीटमेंट विथ विटामिन B12 prevents further progression of CNS lesions but cannot resolve the damage already done, and change in the stomach remain unaffected. That is why this anemia is called pernicious anemia. परनीसियस मतलब हो गया डिस्ट्रक्टिव एनीमिया। तो ट्रीटमेंट विथ विटामिन B12 प्रिवेंट्स फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ CNS लेजन्स बट कैन नॉट रिवर्स द डैमेज ऑलरेडी डन एंड चेंज इन द स्टोमक रिमेन अनअफेक्टेड। दैट इज वाई दिस एनीमिया इज कॉल्ड परनीसियस एनीमिया कहते हैं, जिसको डिस्ट्रक्टिव एनीमिया भी कहते हैं। 48 क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ फॉलिक एसिड इज गिवन टू परनीसियस एनीमिया पेशेंट को अगर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि इट विल इम्प्रूव ब्लड पिक्चर को तो इम्प्रूव करेगा बट कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट न्यूरोपैथी, यानी कि चेंज इन नर्वस सिस्टम एंड में इवन एक्सलेट द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस लेजन, या कि नर्वस सिस्टम को वह खराब से प्रभाव करेगा अगर ये दिया जाएगा तो फॉलिक एसिड। फिर है कि विच इज़ द कॉमनेस्ट एनीमिया इन इंडिया। तो जानते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ज़्यादा डिक्रीज आयरन इनटेक, बच्चे में मिल्क फेड इन्फेंट्स में कम करते हैं तो उसके कारण ये होता है। फिर इंक्रीज आयरन लेस हेमरेज, ये हो इंक्रीज आयरन लॉस हेमरेज के कारण, कहीं पर ब्लीडिंग होने के कारण आयरन का लॉस होता है तो उसके कारण भी होता है। फिर है इंक्रीज आयरन डिमांड, जैसे प्रेगनेंसी इन्फेंसी मेंस्ट्रुएशन के दौरान आयरन का डिमांड ज़्यादा बॉडी में हो जाता है। डिफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन ड्यू टू डिक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी। तो डिफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन ड्यू टू डिक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी। गिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे बताना है। तो आरबीसी हो गया, गिव डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी आरबीसी, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक काउंट नॉर्मल, ये सब बोन मैरो जो होते हैं नॉर्मल प्लास्टिक हाइपरप्लासिया होगा। ब्लड में सीरम आयरन डिक्रीज नॉर्मल 40 से 100 मतलब 60 से 160 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होते हैं TIBC
वह इंक्रीज नॉर्मल 150 से 350 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। नेल्स के बात करते हैं, नेल सॉफ्ट स्पून शेप विद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिएशन। फिर यहाँ पे देखेंगे टंग में कि एंग्री रेट, टंग जो होते हैं वह एंग्री रेट हो जाएगा। देन है रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन जिसमें डिस्पोनिया पाल्पिटेशन ये सब हो जाएगा। फिर है यहाँ पे कि इरिटेबिलिटी में लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, हेडेक, जनरलाइज्ड बॉडी एक एंड इम्पोर्टेंस ये सब के कारण भी हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि गिव repeated chest infection, irritability, loss of concentration of headache, generalized body ache and impotence। फिर उसके बाद यहाँ पे देख रहा है कि डिफाइन जॉन्डिस, जॉन्डिस को डिफाइन करना है। और इट इज येलो डिकलरेशन ऑफ स्किन, आई जो स्क्लेरा वाला पार्ट है and other body tissue due to excessive accumulation of bilirubin in the plasma and tissue fluids। नॉर्मल सीरम बिलीरुबिन 0.2 से 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था। क्लिनिकली वे जो होते हैं वह करीब 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो उसको हम मानते हैं कि जॉन्डिस है। और फर्स्ट साइट स्क्लेरा बिकॉज प्रोटीन इलास्टिन हैज़ हाई अफिनिटी फॉर बिलीरुबिन के लिए वे हो जाता है एफिनिटी। गिव मेजर टाइप ऑफ जॉन्डिस विथ मेन क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये बताया जा रहा है। तो ये 52 में अलग अलग तरह के है कंडीशन, तो वो सब को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है कॉज टेस्ट। सबसे पहले प्री हिपैटिक किस कारण से होते हैं, तो एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी रिजल्टिंग इंक्रीज्ड सीरम यानी कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। फिर है डैमेज टू लीवर कॉजिंग इंक्रीज इन सीरम लेवल्स ऑफ बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड के होने के कारण। डैमेज टू लिवर इंक्रीज इन सीरम लेवल ऑफ बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। फिर यहाँ पे है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड सीरम कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन डायरेक्ट पॉजिटिव रिएक्शन। वांडेनबर्ग टेस्ट इनडायरेक्ट पॉजिटिव रिएक्शन, बायोफिजिक्स रिएक्शन और पोस्ट हिपैटिक में डायरेक्ट पॉजिटिव रिएक्शन ये होते हैं। प्लाज्मा एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो जो होते हैं इसमें सीरम एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन लेवल नॉर्मल होते हैं। इसमें प्री हिपैटिक में एल्बुमिन डिक्रीज्ड एंड ग्लोबुलिन इंक्रीज, इसलिए एजी रेशियो जो होते हैं डिक्रीज हो जाते हैं। एल्बुमिन इज वेरी नॉर्मल, ग्लोबुलिन लेवल नॉर्मल एंड नॉर्मल एज रेशियो होता है। थाइमोल टर्बिलिटी नील मार्कली इंक्रीज्ड एंड ये यूजुअली स्लाइट ये होते हैं। सीरम एल्किलाइन फॉस्फेट लेवल नॉर्मल 5 से 13 के एंगस्ट्रॉम यूनिट्स पर डेसीलीटर और ये नॉर्मल होते प्री में। मार्कली इंक्रीज और मार्कली इंक्रीज होता है। यूरिन बिलीरुबिन अब्सेंट होता है। ऑल्सो कॉल्ड क्लोरियूरिक जॉन्डिस कहते हैं इसको। बाइलिरुबिनेरिया कहते प्रेजेंट होता है सॉम एज हिपैटिक जॉन्डिस। उसके बाद फीकल स्टेरकोबिलिनोजेन मार्केटली इंक्रीज्ड रिड्यूस्ड कॉजिंग पेल्स फिकस, फिर अब्सेंट प्रोड्यूसिंग क्लेज, तो वो नहीं बना। और उसके बाद यहाँ पे है फीकल फैट नॉर्मल 5 से 6% ऑफ टोटल फैट का होता है। इंटेक पर डे डेली नॉर्मल और इंक्रीज्ड अप टू 40 से 50% प्रोड्यूसिंग बल्कि पेल ग्रेजी एंड फाउल स्मेलिंग फिकस कॉल्ड स्ट्रेटोहोरिया। तो यहाँ पे है फिकल फैट नॉर्मल इंक्रीज्ड अप टू 40 से 50% प्रोड्यूस बल्कि पेली ग्रेजी एंड फाउल स्मेलिंग फिकस कॉल्ड स्टेनोहारिया। सेम एज हिपैटिक जॉन्डिस। लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल, इम्पेयर्ड, नॉर्मल और माइल्डली इम्पेयर्ड ये हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। अपीयर्स इन सम न्यूबॉर्न चिल्ड्रेन ऑन द सेकेंड और थर्ड डे ऑफ लाइफ। Physiological jaundice appears in some newborn children on the second or third day of life, called jaundice
ऑफ न्यूबॉर्न और नियोनेटल जॉन्डिस इसको कहते हैं। कॉज इसका है एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, फिर हिपैटिक इमेच्योरिटी। नोट इन इन्फेंट्स व्हेन सीरम बिलिरुबिन राइजेज मोर देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इट लीड्स टू क्लिनिकल जॉन्डिस, ये लीड्स कर सकता है। उसके बाद है व्हाट इज फोटोथेरेपी क्या है, तो exposure to the skin to white light converts bilirubin to lumirubin, which has a shorter life than bilirubin. It is of value in treating infants with jaundice irrespective of its causes. What is phototherapy? Exposure of the skin to white light converts bilirubin to lumirubin, which has a shorter life than bilirubin. It is of value of treating infants with jaundice irrespective of its cause. What are the types of leukocytes? Give their normal distribution. तो ग्रेनुलोसाइट न्यूट्रोफिल 50 से 70%, यूसिनोफिल वह करीब 1 से 2% होता है, बेसोफिल से वह लेस देन 1% होता है। ग्रेनुलोसाइट में हो गया लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। व्हाट इज़ द टोटल लिकोसाइट काउंट, कितना होता है एट बर्थ, करीब 20,000 होता है। इन एडल्ट्स में 4,000 से 11,000 होता है पर माइक्रोलीटर। लिकोपिनिया में टीएलसी जो होते हैं डिक्रीज, लिकोपिनिया में 4,000 से कम हो जाता है। कॉज स्टारवेशन, टाइफाइड और वायरल यानी कि प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, फिर बोन मैरो डिप्रेशन। लिकोसाइटोसिस में हो क्या टीएलसी इंक्रीज, 11,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो लिकोसाइटोसिस। कॉज है इसका न्यूबॉर्न इन द इवनिंग, एक्सरसाइज, स्ट्रेस और आफ्टर एपिनेफ्रिन इंजेक्शन। प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, लैक्टेशन, एनी पायोजेनिक पस फॉर्मिंग और पायरोजेनिक फीवर प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन भी ल्यूकोसाइटोसिस कर सकता है। व्हाट इज ल्यूकीमिया क्या है, अ कैंसरस कंडीशन ऑफ ब्लड विच टीएलसी यूजुअली इंक्रीज more than 50,000 per microliter and is associated with presence of immature WBC in the peripheral smear. Give functions and variation in different types of WBC. तो यहाँ पे कुछ है फंक्शन और वेरिएशन डब्ल्यूबीसी का दिया। सबसे पहले न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल का फंक्शन है कि यह फाइगोसाइटोसिस का काम करता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये करता है। कंटेन इंट्रोजीनस पायरोजेन कंटेन के होते हैं। मेडिएटर ऑफ फेब्रिल रिस्पॉन्स। उसके बाद है ये न्यूट्रोफिल्स और न्यूट्रोफिलिया, ये जो टर्म है न्यूट्रोफिल्स में जब फाइगोसाइटोसिस होते हैं तो बढ़ता है चाहे कंटेन इंडोजिनस पायरोजेन यानी कि मेडिएटर ऑफ फेब्रिल रिस्पॉन्स। न्यूट्रोफिलिया में एक इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स जिसमें फिजियोलॉजिकल हो जाएगा जैसे एक्सरसाइज, आफ्टर एपिनेफ्रिन इंजेक्शन, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, लैक्टेशन। पैथोलॉजिकल हो गया एक्यूट पायरोजेनिक एंड पायोजेनिक इन्फेक्शन, टिश्यू डिस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल ट्रॉमा, सर्जरी, हमरेज। न्यूट्रोपिनिया में हो गया डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल्स। फिर है इन चिल्ड्रेन नॉर्मल काउंट 40% होता है। टाइफाइड फीवर, वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो डिप्रेशन। तो न्यूट्रोफिलिया में देख लिया कि इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स। यूसिनोफिल्स, यूसिनोफिल्स के बात करेंगे माइल्ड फैगोसाइटोसिस के फंक्शन करता है और कंटेन एंजाइम दैट लिमिट्स यूसिनोफिल के। पहले ऊपर देख लेते न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स काम करता है फैगोसाइटोसिस होते हैं, कंटेन इंडोजीनस पायरोजेंस के होते हैं। न्यूट्रोफिलिया में क्या होता है तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन जैसे एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा न्यूट्रोफिल हो जाएगा। आफ्टर एपिनेफ्रिन इंजेक्शन के बाद भी हो जाएगा। प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन और लैक्टेशन के बाद भी हो जाएगा। पैथोलॉजिकल में देख रहा है कि एक्यूट पायरोजेनिक एंड पायोजेनिक इन्फेक्शन, टिश्यू डिस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल ट्रॉमा, सर्जरी, हमरेज। और उसके बाद यहाँ पे देख रहा है कि न्यूट्रोपिनिया डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल्स। तो इन चिल्ड्रेन नॉर्मल काउंट 40%,
टाइफाइड फीवर, वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो डिप्रेशन। तो ये सब हो गया। फिर यूसिनोफिल्स। यूसिनोफिल्स का फंक्शन है कि यह माइल्ड फैगोसाइटोसिस होते हैं, थोड़ा सा फैगोसाइटोसिस कंटेन एंजाइम इसमें होता है दैट लिमिट एलर्जिक रिएक्शन बाय डिग्रेडिंग इन्फ्लामेटरी मीडिएटर इफेक्ट्स। एग्जाम्पल हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन। तो ये एंजाइम इसमें होते जो इन एलर्जेटिक रिएक्शन में काम करता है। प्रोवाइड लोकल म्यूकोसल इम्यूनिटी को भी ये प्रोवाइड करने का काम करता है। यूसिनोफिलिया क्या है? तो इंक्रीज यूसिनोफिल्स, एलर्जिक कंडीशन, ब्रोंकियल अस्थमा, वॉर्म्स इन्फेस्टेशंस, स्किन डिजीज में ये बढ़ जाएगा। यूसिनोफिलिया में आफ्टर इंजेक्शन ऑफ एसीटीएच और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। फिर कशिंग्स सिंड्रोम ये हो गया। फिर है बेसोफिल्स, माइल्ड फैगोसाइटोसिस ये होते हैं। उसके बाद लाइब्रेट हिस्टामिन एंड यूसिनोफिल्स। केमोस्टैटिक फैक्टर जो हो गया ऑफ एनाफाइलेक्सिस ECFA जिसको कहते हैं। एलर्जिक मैनिफेस्टेशन एग्जाम्पल स्किन रिएक्शन टू एनाफाइलैक्टिक शॉक, कंटेन हिपेरिन एंड एंटीकोगुलेंट। बेसोफिलिया इंक्रीज बेसोफिल, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये सब बढ़ जाएगा जब बेसोफिलिया होगा। तो बेसोफिनिया आफ्टर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग इंड्यूस्ड रिएक्शन कंडीशन में हो जाएगा। लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एग्जाम्पल इम्यून सब्सटेंस के लिए हेल्प करता है। लिम्फोसाइटोसिस, तो लिम्फोसाइटोसिस में देख रहे हैं कि यहाँ पर इन चिल्ड्रेन नॉर्मल lymphocyte count 60% is more than neutrophils 40% called relative lymphocytosis. Chronic infection that is tuberculosis, lymphatic leukemia, viral infection, lymphopenia, decreased in lymphocytes, hypoplastic बोन मैरो एड्स डिजीज में ये लिम्फोसाइटोसिस हो सकते हैं। लिम्फोसाइटोपिनिया, मोनोसाइट acute phagocytic second line defense enter the tissue to become tissue macrophage kill tumor cells. Monocytosis, that is increase in monocytosis, tuberculosis, syphilis, leukemias. Monocytopenia decrease monocytes, hypoplastic bone marrow में ये होते हैं। What are the sequence of event during phagocytic mechanism of neutrophils? तो diapedesis, that is motile neutrophils come out from the bloodstream into the tissue, that is called diapedesis. That is motile neutrophils come out from the bloodstream into the tissue. केमोटैक्सिस, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स इंटरैक्ट विथ प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये सब फैगोसाइटिक मैकेनिज्म जब न्यूट्रोफिल्स के द्वारा आता है तो ये सब काम करता है। डायपाइडेसिस में जो मोटाइल न्यूट्रोफिल है वह ब्लड स्ट्रीम से बाहर आ जाता है, तो ये हो जाता है केमोटैक्सिस। बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स इंटरैक्ट विथ प्लाज्मा प्रोटीन, बैक्टीरियल जो प्रोडक्ट होते हैं वह प्लाज्मा प्रोटीन से जब एक्ट करता है तो उसके द्वारा केमोटैक्सिस होते हैं। अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल्स एट द साइट ऑफ इंजुरी। ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनिन आर IgG ग्रुप्स ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट bacteria. They coat the bacterial and make them susceptible to phagocytes. फैगोसाइटोसिस अकर्स एट pH बिटवीन 6 से 8। जब pH होता है तो फैगोसाइटोसिस अच्छे से होता है। नोट डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन पर ये डिपेंड नहीं करते हैं। और न्यूट्रोफिल्स कैन फैगोसाइटाइज 5 से 20 बैक्टीरिया। Degranulation, that is release of defenses bactericidal from lysosomal granules into digestive pouch. Kill and digest the bacteria. Sharp increase in O2 uptake. The respiratory burst with generation of superoxide radicals. O2 minus and hydrogen peroxide H2O2 both are very potent bactericidal agents. Inflammatory response due to release of lysosomal enzyme histamine and 5-HT into ECF.
limiting inflammation due to release of thromboxanase, vasoconstrictor, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो बात देख रहे थे कि ये मैकेनिज्म होता है न्यूट्रोफिल्स में लिमिटिंग इन्फ्लामेशन ड्यू टू रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है लाइसोसोमल एंजाइम के कारण। तो इतना सारा फंक्शन देख लिए। वाट इज अ सेंसाइल ल्यूकोसाइट क्या है? वाट इज सेंसाइल सेनाइल ल्यूकोसाइट गिव इट्स फीचर्स। In an old WBC, poor mobility and few active granules in it. गिव नॉर्मल काउंट एंड वेरिएशन इन प्लेटलेट। नॉर्मल काउंट हो गया 1.5 से लेकर 4 लाख पर माइक्रोलीटर। वेरिएशन इन काउंट लाइफ उसके बाद यहाँ पे है कि लाइफ स्पान 8 से 12 दिन होता है प्लेटलेट का। थ्रोम्बोसाइटोसिस, जब प्लेटलेट इंक्रीज करता है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है। तो आफ्टर इपिनेफ्रिन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू स्प्लेनिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये होते हैं। आफ्टर इपिनेफ्रिन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू स्प्लेनिक कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेस, ट्रॉमा दैट सर्जरी, इंजरी, स्प्लेनेक्टोमी, रिमूवल ऑफ स्प्लीन के दौरान थ्रोम्बोसाइटोसिस होते हैं। इंक्रीज इन प्लेटलेट। फिर है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिक्रीज इन प्लेटलेट, प्लेटलेट कम होने के कारण, जैसे बोन मैरो डिप्रेशन, हाइपरस्प्लेनिज्म, डेंगू जो कि वायरल फीवर पार्टिकुलरली अटैक प्लेटलेट, ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी। व्हाट इज वन विल ब्रांड्स फैक्टर? तो इट इज ए large circulating molecule produced by endothelial cells. It helps in platelet adhesion and regulating circulating level of factor 8. लिस्ट द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। हीमोस्टासिस में हेल्प करता है। देन है मैकेनिज्म इवेंट्स जैसे प्लेटलेट अधेजन, एक्सपेस्ड टू स्टिक टू एक्सपोज्ड कोलाजन। फिर है प्लेटलेट एक्टिवेशन, प्लेटलेट चेंज शेप, एग्रेन degranulate and stick to each other called platelet aggregation, activates phospholipase C and A2, thromboxane A2 से प्लस स्टेप। फिर है फॉर्मेशन ऑफ टेम्पोररी हीमोस्टैटिक प्लग। फिर है प्रोस्टासाइक्लिन। तो ये थ्रोम्बोक्सेन A2 डिक्रीज इंट्रावास्कुलर स्प्रेड ऑफ अ क्लोट। ब्लड कोगुलेशन की बात करते हैं। फाइब्रिन फॉर्मेशन विच कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करता है ब्लड कोगुलेशन, फाइब्रिन फॉर्मेशन विच कन्वर्ट टेम्पोररी हीमोस्टैटिक प्लग टू हीमोस्टैटिक। अब उसके बाद यहाँ पे है क्लॉट रिट्रैक्शन। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द thromboasthenin, actin and myosin in platelet, phagocytosis of carbon particles and immune complexes, storage of 5-HT and histamine. Define hemostasis, platelet adhesion, platelet aggregation, platelet activation, जो कि ऑलरेडी जान चुके हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। 65 क्वेश्चन है, हाउ डज एस्पिरिन हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक एंड ट्रांजिएंट पैरालाइटिक अटैक्स? तो एस्पिरिन एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बोक्सिन A2 and its value preventing heart attack, myocardial infarction and stroke, that is paralysis, transient ischemic attack, TIA कहते हैं। What are the major events which gets involved during hemostasis? What are the major events which gets involved during hemostasis? To get involved hemostasis में constriction of blood vessels due to local nervous reflection और release 5-HT from platelet। उसके बाद यहाँ है कि formation of temporary hemostatic plug, फिर है conversion of temporary hemostatic blood into definitive hemostatic clot। What initiate intrinsic and extrinsic mechanism of blood clotting? तो वाट इनिशिएट इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग हो गया। इंट्रेंसिक सिस्टम एक्टिवेटेड बाय एक्सपोजर ऑफ ब्लड टू कोलाजन फाइबर। ये इंट्रेंसिक इस सिस्टम में हो गया एक्टिवेटेड बाय एक्सपोजर ऑफ ब्लड टू द कोलाजन फाइबर्स और चेंज इन ब्लड कंस्टिट्यूएंट और एक्सपोजिंग ऑफ ब्लड टू कलेक्शन इन ग्लास लाइट। तो इनिशिएट इंट्रेंसिक और
एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म कैसे होता है, तो इंट्रिंसिक सिस्टम जब activated by exposure of blood to collagen fiber or change blood constituent or exposing of blood or to collection glass slides। तो ये सब कारण से इंट्रिंसिक सिस्टम स्टार्ट होता है और एक्सट्रिंसिक सिस्टम एक्टिवेटेड बाय इंजरी ऑफ ब्लड वेसल्स बाय बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू के दौरान जब इंजरी होता है ब्लड वेसल्स का, तब ये तो इंट्रिंसिक सिस्टम रिएक्शन और स्लोअर प्रोसेस एंड टेक सेवरल मिनट, 6 से 6 मिनट लेता है कंप्लीशन होने में। हाउ इवर आफ्टर ब्लड वेसल रिप्चर क्लोटिंग अकर्स बाय बोथ पाथवे साइमल्टेनियसली, एक साथ ये दोनों काम होते रहता है। व्हाट इज कैस्केड? What is cascade of amplification reaction? A positive feedback reaction here small quantities of inactive enzyme are activated, which in turn successively activated increasing quantities of other inactive enzyme। Why blood does not clot in circulation? सर्कुलेशन के दौरान ब्लड क्लॉट किसलिए नहीं होता है? तो स्मूथनेस ऑफ एंडोथेलियल लाइनिंग रहता है, प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ओवर एंडोथेलियल लाइनिंग जो रिपेल करता है क्लॉटिंग फैक्टर को जो प्रोट निगेटिव होते हैं। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन के कारण प्रेजेंस ऑफ नेचुरल एंटीकोगुलेंट इन द ब्लड जो कि हेपेरिन एंड प्रोटीन हो गया। सी साइमल्टेनियस एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम ये होते हैं। साइमल्टेनियस एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम। व्हाट इज फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम? तो फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम क्या? फैक्टर्स दैट इनिशिएट, तो ऊपर वाला में देख ले वेलोसिटी सर्कुलेशन ये सब कारण। व्हाट इज फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम? फैक्टर्स दैट इनिशिएट clotting mechanism also activate an inactive plasminogen in circulation by thrombin and tissue प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेट TFA को एक्टिवेट ये करता है, रिलीज बाय टिश्यू डैमेज thus causing the dissolution of blood clot। however this process is much slower than clotting process है, ये स्लो होते प्रोसेस। what is physiological significance of fibrinolytic system? तो व्हाट इज़ फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम? व्हाट प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ अ क्लॉट इंजर्ड ब्लड वेसल्स? तो फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम का क्या है? प्रिवेंट एक्सेसिव फाइब्रिन फॉर्मेशन एंड इंट्रावास्कुलर स्प्रेड ऑफ ब्लड क्लॉट। prevent excessive fibrin formation and intravascular spread of blood clot। ह्यूमन में TPA यूरोकाइनेज एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होते हैं आर यूजुअली क्लिनिकली ट्रीटमेंट फॉर अर्ली मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन एंड ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स। TIA कहते हैं स्ट्रोक पैरालिसिस। नेम द नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो होते हैं वह हिपैरिन हो गया। जो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? लीवर से। फर्स्ट साइट ऑफ आइसोलेशन लंग्स मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देख लेते हैं कि फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3 इनहिबिशन ऑफ फैक्टर, तो ये सब को इनहिबिट करता है IXA से, फिर XIAX मतलब 12A। एंटीथ्रोम्बिन भी नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो प्रोड्यूस फ्रॉम लिवर, इनहिबिट थ्रोम्बिन फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। फिर यहाँ पर अब उसके बाद प्रोड्यूस फ्रॉम, तीसरा क्या देख लेते, तीसरा जो है थर्ड में प्रोटीन सी जो प्रोड्यूस फ्रॉम थ्रोम्बिन बाय द एक्शन ऑफ थ्रोम्बोमोडुलिन से ये होते हैं। तो प्रोटीन सी प्रोड्यूस फ्रॉम थ्रोम्बिन बाय द एक्शन ऑफ थ्रोम्बोमोडुलिन, ये जो होते नेगेटिव एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 5 and 8। हाउ डज डीकोमरल प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग? डाइकोमेरॉल इज विटामिन के एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन और फैक्टर 12, फैक्टर 8, 9, 10 एंड प्रोटीन सी। तो विटामिन के एंटागोनिस्ट ये सब है, मतलब विटामिन के लिए ये सब की ज़रूरत पड़ता है और इसका एंटागोनिस्ट है, तो इसलिए ब्लड क्लॉटिंग को यह रोकने का, ब्लड क्लॉटिंग को
प्रिवेंट करता है, मतलब ब्लड को जमने नहीं देता है। डाइकोमेरोल। वाट आर चिलेटिंग एजेंट? तो एजेंट विच बाइंड्स कैल्शियम यूज टू प्रिवेंट क्लॉटिंग इन विट्रो। इन एग्जाम्पल इंक्लूड सोडियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्सीलेट और सोडियम इडिटेट, ईडीटी, ये जिसको कहते हैं इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो व्हाट आर chelating agents? Agents which binds calcium to plus used to prevent clotting in vitro. Example include sodium citrate, sodium oxalate or sodium edetate. Ethylene diamine tetraacetic acid. Ethylene diamine tetraacetic acid. Why calcium deficiency does not produce coagulation defects? जब कैल्शियम की कमी होता है तो किस लिए के कोगुलेशन डिफेक्ट नहीं करता है? इन विवो प्लाज्मा कैल्शियम जो होते हैं लेवल लो इनफ to interfere with blood clotting incompatible with life due to precipitation of टेटैनी के कारण। तो यहाँ पे है कि इन विवो और प्लाज्मा कैल्शियम लेवल लो इनफ 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टू इंटरफेयर विथ ब्लड क्लॉटिंग इज इनकम्पेटिबल विथ लाइफ ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ टिटैनी। 76 क्वेश्चन है कि वाट कॉज डेथ फॉलोइंग पॉइजनस स्नेक बाइट्स। जब पॉइजनस स्नेक काटता है तो टी फाइब्रिनेशन करता है, फाइब्रिन डिस्ट्रक्शन करता है, तो प्रोड्यूसिंग फाइब्रिनोजिनोपिनिया एंड स्टिमुलेटिंग फाइब्रिनोलाइटिंग सिस्टम को ये करता है, इसीलिए डेथ होने का ज़्यादा खतरा रहता है। वाट इज हीमोफीलिया ए? क्लासिकल हीमोफीलिया। तो इट इज़ अ कॉमन रॉयल डिजीज ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी ऑफ डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8 जो कि इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड एबनॉर्मल जीन और एक्स क्रोमोसोम पर ये होने के कारण होता है। इन सेक्स लिंक्ड डिजीज है हीमोफीलिया, एबनॉर्मेलिटी और डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8। फीमेल आर कैरियर्स होते हैं, मेल जो होते हैं मैनिफेस्ट साइन ऑफ डिजीज बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम द डिफेक्टिव जीन एक्ट एज रिसेसिव। डायग्नोसिस में बात करते हैं कोगुलेशन टाइम इंक्रीज हो जाता है जब ये हो जाता है हीमोफीलिया होता है। तो फीमेल आर कैरियर एंड मेल मैनिफेस्ट साइन ऑफ डिजीज बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम दैट डिफेक्टिव जीन एक्ट एज रिसेसिव। डायग्नोसिस कोगुलेशन टाइम जो नॉर्मल 3 से 8 मिनट्स होते हैं और ब्लीडिंग टाइम 2 से 5 मिनट रहेगा, तो उसे हम ये ठीक कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ फीमेल हीमोफीलिया चाइल्ड? तो इफ़ अ हीमोफिलिक मेल मैरिज अ हीमोफिलिक कैरियर, तो यहाँ पॉसिबल है जब मेल हीमोफिलिक अगर शादी करेगा हीमोफिलिक कैरियर से तो फीमेल हीमोफिलिक चाइल्ड भी पॉसिबल है कि वो हीमोफिलिक हो जाएगा। व्हाट इज पुरपुरा? What is its type? How can it diagnosed? So it is a clinical condition in which defective capillaries contractility result in bleeding. It is characterized by a spontaneous hemorrhage beneath skin, mucous membrane, and internal organs. Types of primary, idiopathic, congenital, hereditary, or usually occurs in children. We have the secondary symptomatic due to allergies, infections, drug, iodine, quinine, phenothiazine and cancer। डायग्नोसिस हो गया सीटी, नॉर्मल क्लोटिंग टाइम नॉर्मल रहेगा अगर ये पूरा है, तो यहाँ पे डायग्नोसिस सीटी नॉर्मल, बीटी नॉर्मल, डिक्रीज्ड कैपिलरी एंडोथेलियल रेसिस्टेंस के कारण इंक्रीज कैपिलरी फ्रैगिलिटी हो जाएगा। स्किन माइक्रोस्कोपी में इन प्राइमरी परप्यूरा स्किन कैपिलरी आर इरेगुलर एंड डिस्टॉर्टेड में हो जाते हैं। इन सेकेंडरी परप्यूरा कैपिलरीज आर abnormally normal but do not contract effectively in response to injury। प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल होता है उसमें। व्हाट आर क्लिनिकल फॉर्म ऑफ परप्यूरा? तो परप्यूरा विथ एसोसिएटेड रिडक्शन इन प्लेटलेट काउंट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। परप्यूरा क्लिनिकली इट इज seen a mild, moderate or
fulminating purpura with platelet count less than 50,000 से 10,000 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। तो माइल्ड में 50,000 10,000 हो जाएगा, मॉडरेट में एंड फुलमिनेटिंग में 1,000 पर माइक्रोलीटर ये हो जाएगा प्लेटलेट। फिर है एथ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, परप्यूरा विथ नॉर्मल प्लेटलेट काउंट रहेगा तो यह हो जाएगा एथ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा ड्यू टू एबनॉर्मल सर्कुलेटिंग प्लेटलेट बट प्लेटलेट काउंट इज नॉर्मल होगा, तो इस तरीके से कंडीशन हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे है कि व्हाट इज़ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासिकल एबीओ ग्रुप का फुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना है। तो फुल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं यहाँ पर कि ब्लड ग्रुप ए बी, ए बीटा चेन, बी में ये जो होता है वो अल्फ़ा चेन होता है, ए बी में कोई नहीं होता और ओ में अल्फ़ा बीटा होता है। ए एंटीजन, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, बी है तो बी, अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए और बी एंटीजन होगा, अगर और है तो नाइदर ए नॉर बी। एंटीबॉडी जस्ट उसका अपोजिट होता है, बीटा एंटीजन, अल्फ़ा एंटीजन और नील और बोथ अल्फ़ा एंड बीटा एंटीजन इस पे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन करीब ए 21%, बी 39%, 9% ए बी और 31% ओ होता है। वाट इज लैंड स्टीनर्स लॉ, गिव एक्सेप्शन टू लॉ, इस लॉ का कुछ एक्सेप्शन भी है वो भी बताना यहाँ पर। तो इफ़ एन एंटीजन इज प्रेजेंट इन द आरबीसी ऑफ इंडिविजुअल द कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम द प्लाज्मा, तो ये लॉ है। If the antigen is absent in the individual RBC, the corresponding antibody must be present in the plasma। और यानी कि एंटीजन जो है वह कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा में होता है। एक्सेप्शन टू द सेकेंड पार्ट, आर एच निगेटिव इंडिविजुअल इन होम absence of RH antigen from RBCS in not accompanied by the presence of corresponding antibody in the plasma। तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है कि जब सेकेंड पार्ट आर एच निगेटिव इंडिविजुअल होते हैं तो उसके पास अब्सेंस ऑफ आर एच एंटीजन अब्सेंस होता है फ्रॉम द आर बी सी एस, नॉट अकम्पनीड बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, तो ये एक्सेप्शन है। व्हेन टू क्लासिकल एबीओ ब्लड ग्रुप फर्स्ट अपीयर इन इंडिविजुअल, तो फर्स्ट अपीयर इन द 6th वीक ऑफ फीटल लाइफ एज मेंडेलियन डोमिनेंट में ऐसा देखने को मिला था। एबीओ ब्लड ग्रुप फर्स्ट अपीयर इन इंडिविजुअल वहाँ मेंडेलियन डोमिनेंट में। हाउ टू रिसेस ब्लड ग्रुप डिटरमाइंड, तो हाउ टू रिसेस ब्लड ग्रुप डिटरमाइंड, डिफाइन आर एच पॉजिटिव एंड आर एच निगेटिव इंडिविजुअल्स। तो व्हेन रैबिट सीरम who has been immunized against rhesus monkey is tested against human RBCS, agglutination occurs in 85% of people called Rh positive and their RBCS contain D-agglutinogen and their serum contain no Rh antibody। नो एग्लूटिनेशन अकर्स इन 15%, तो उसको आर एच निगेटिव हुज आर बी सी कंटेन नो डी एग्लूटिनोजेन एंड देयर सीरम आल्सो कंटेन नो आर एच एंटीबॉडी। नेम आर एच एंटीजन एंड एंटीबॉडी, तो आर एच एंटीजन इज डी एंड इट्स एंटीबॉडी इज एंटी डी। हाउ कैन आर एच एंटीबॉडी बी प्रोड्यूस्ड in Rh negative individual, तो how can Rh antibodies be produced in Rh negative individual? Antibodies in Rh negative individual may be produced by transfusion with Rh positive blood, that is पॉजिटिव RBCS 0.5 मिलीलीटर में be sufficient in trains of T positive RBCS from RH positive fetus into maternal circulation of RH negative mother। What are difference between ABO and RH blood group? Act as A and B antigen, तो acts on RH antigen
ग्लोबुलिन ऑफ आईजीएम टाइप। तो यहाँ पे एंटी डी में ग्लोबुलिन ऑफ आईजीजी टाइप के प्रोजेक्टर कैन नॉट क्रॉस द प्लासेंटा एवियो ब्लड ग्रुप, और एंटी डी है वह कैन क्रॉस द प्लासेंटा अल्फा एंड बीटा एंटीबॉडी में एक्ट बेस्ट बिटवीन 5 से 20 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड कोल्ड एंटीबॉडी इसको कहेंगे। और एंटीबॉडी में देख रहे हैं कि एक्ट्स बेस्ट एट बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड वार्म एंटीबॉडीज कहते हैं। व्हाट विल बी consequence इफ आर एच नेगेटिव मदर कैरिंग अ आर एच पॉजिटिव फीटस। तो इस कंडीशन में होता है कि मदर इज आर एच निगेटिव एंड फीटस आर एच पॉजिटिव है, तो द मदर इज बॉन्ड बाय फॉर्मिंग एंटिटी विच रिटर्न टू द fetal सर्कुलेशन एंड टेंड्स टू डिस्ट्रॉय fetal आरबीसिकल हेमोलाइटिक डिजीज कहते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि विच रिटर्न्स टू fetal सर्कुलेशन एंड टेंड टू डिस्ट्रॉय fetal आरबीसिकल हेमोलाइटिक डिजीज since such sensitization generally occurs at birth। तो since such sensitization generally occurs at the birth, the first child is usually normal होते हैं। Forms of hemolytic disease are hydrops fetalis, fetus is grossly edematous हो सकते हैं। इक्टेरस ग्रेविस नियोनेट्रम इन्फेंट born at term is jaundiced with presence of nucleated RBCs in the circulation। Carniticus develop when serum bilirubin increase more than 8 milligram per deciliter, damage to basal ganglia। ABO incompatibilities rarely produce hemolytic disease of newborn because alpha and beta antibodies are IgM type and cannot cross the placenta, से वो नहीं क्रॉस कर सकता। How can RH hemolytic disease prevented? तो administrating to the mother single dose of RH antigen in the form of RH immunoglobulins, RH gamma globulins soon after the childbirth। If mother is RH positive and fetus is RH negative, no complication occurs in mother। Why? तो sense capacity to make immunological response of foreign antigen developing only after birth। Give uses of blood grouping test। तो in the blood transfusion, pregnancy, RH incompatibility, investigating of a case of paternity dispute, medico-legal value, blood group antigen help in cell recognition में help करता है। What basic rules to be observed in blood transfusion के दौरान बेसिक रूल क्या फॉलो करना चाहिए? डोनर प्लाज्मा कंटेन एग्लूटिनिन यूजुअली इग्नोर्ड, गेट डाइल्यूटेड बाय 5 लीटर रेसिपिएंट प्लाज्मा। तो यहाँ पे व्हाट बेसिक रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो डोनर्स प्लाज्मा कंटेन एग्लूटिनिन यूजुअली इग्नोर्ड, गेट डाइल्यूटेड बाय 5 लीटर ऑफ रेसिपिएंट प्लाज्मा, नो आर एच निगेटिव, फीमेल एट एनी एज बिफोर मेनोपॉज, नो आर एच निगेटिव, फीमेल एट एनी एज बिफोर मेनोपॉज शुड, no Rh negative female at any age before menopause should ever be given an Rh positive blood transfusion। मतलब मेनोपॉज से पहले उसको ब्लड Rh पॉजिटिव कभी नहीं देना चाहिए। What is the only safeguard against blood transfusion complication? What is direct cross matching to match the serum of recipient directly against the RBCs of donor and again match RBCs of recipient against the serum of donor। तो agglutination in either case indicate incompatibility। In the case of extreme emergency, ORH negative blood should be used। What is autologous transfusion? Patients on blood can be withdrawn up to 1 से 1.5 लीटर 3 से 4 weeks in advance of elective surgery and then re-infused during the surgery। तो इसी में चलाता तो वो कहलाता है ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन। What are the danger of blood transfusion? In apparent hemolysis, post transfusion hemolytic jaundice, फिर है हीमोग्लोबिनूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया ब्लॉक कैपिलरी, वायोलेट पेन इन चेस्ट एंड बैक,
dysphonia even after few milliliter of blood has been introduced. Oliguria, renal failure due to renal tubular damage. Death may occur if 350 milliliter of incompatible blood is transfused. Mechanical overloading of circulation, steroid, blood RBC, loss, potassium, hyperkalemia, death, साइट्रेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सब डेंजर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का है। तो पायरोजेनिक इन्फेक्शन, एलर्जी की रिएक्शन के एनाफाइलेक्सिस तरह के कंडीशन में प्रॉब्लम हो सकता है, डेंजर हो सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, मलेरिया, जॉन्डिस, इस तरह के ट्रांसमिट हो सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का यही सब डेंजर है। स्टोर ब्लड RBCs, लॉस पोटेशियम, हाइपरलिकेमिया, डेथ हो सकता है इससे। The term universal donor universal recipient no longer valid. Why? A complication can be produced by existence of RH and other factors के कारण ये सब longer नहीं होते हैं। How early child's blood group may set in its true abiotype. How early a child's blood group may set in its true abiotype. True abiotype is set only एज लेट एज 1 ईयर आफ्टर, 1 साल के बाद जब बर्थ होता है तभी वो एबीओ ब्लड ग्रुप अच्छे से पता चल सकता है। कैन अ ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट प्रूव दैट एनी ससेप्टेबल इन एक्चुअल फादर। क्या ब्लड ग्रुप से आप पता लगा सकते कि इस लड़का का पिता वही है? तो नो दैट he like many other might have been. DNA fingerprinting is of great value in determining paternity to almost 100%. How much is 1 unit of blood transfusion purpose? तो 350 milliliter. Why is stored blood not a suitable medium for transfusion? तो ब्लड स्टोरेज for longer than 24 hours contain virtually no viable WBCS and platelet. Blood stored for longer than 24 hours contain virtually no viable WBC and platelet. Cold storage decrease cell metabolism. Cold storage decrease cell metabolism. Cell losses potassium and gains sodium causing net stored blood not a suitable medium for transfusion because blood stored for longer than 24 hours contain virtually no viable WBC and platelet. कोल्ड स्टोरेज डिक्रीज सेल मेटाबॉलिज्म जिसका कारण सेल लॉसेस पोटेशियम एंड गेन सोडियम कॉजिंग नेट इंक्रीज इन सेल total base and water. Cell become more spherocytic, spontaneous hemolysis of cells. What is tissue macrophages? तो टिश्यू मैक्रोफेजेज क्या है? तो इट कंसिस्ट ऑफ phagocytic cell, example littoral cell in bone marrow, Kupffer cells इन लिवर, लिम्फ नोड्स, पल्मोनरी, ये सब मैक्रोफेज सिस्टम होते हैं। पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेज, ओस्टियोक्लास्ट इन बोन मैरो, माइक्रोग्लिया इन ब्रेन, scattered all over the body tissue and together constituent a functional unit. टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम होते हैं या इसी को रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम कहते हैं। फंक्शंस हो गया ingest and destroy RBCs, ingest bacteria and large foreign particles, differentiate between B and T lymphocytes। तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, पॉपुलेशन बी लिम्फोसाइट का 20 से 30% होता है और टी लिम्फोसाइट 60 से 80% होता है। लोकेशन बीटा लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट देख लेते हैं। लोकेशन बी लिम्फोसाइट होते हुआ लिम्फ नोड में सब स्कैपुलर रीजन और पैराकॉर्टिकल रीजन में टी लिम्फोसाइट होता है। स्प्लीन जो होते हैं वह जर्मिनल सेंटर होता है और पेरी आर्टेरियोलर रीजन होता है। लाइफ स्पान एक कुछ दिन से 1 सप्ताह तक होता है और टी लिम्फोसाइट का करीब 2 से 4 साल होता है। उसके बाद फंक्शन में है प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी थ्रू एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, मेजर डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिर है टी लिम्फोसाइट में प्रोवाइड सेलुलर इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड एलर्जिक रिएक्शन, रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट। ये फंक्शन क्या करता है? बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी थ्रू एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, मेजर डिफेंस अगेंस्ट
बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मेजर डिफेंस करता है, प्रोवाइड सेलुलर इम्यूनिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड एलर्जिक रिएक्शन, रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट एंड लाइसिस ऑफ कैंसर सेल्स को खत्म करने का काम करता है टी लिम्फोसाइट। डिफाइन द टर्म इम्यूनिटी एंड गिव क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। बॉडी प्रोटेक्शन पावर अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन ऐसे सबसे पहले नेचुरल जिसको इननेट और जो कि नॉन स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन हो गया, और दूसरा हो गया एक्वायर्ड जो स्पेसिफिक। नेचुरल में ह्यूमरल रिस्पॉन्स करता है और दूसरा सेल रिस्पॉन्स करता है। एक्वायर्ड में ह्यूमरल रिस्पॉन्स सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। तो ह्यूमरल ह्यूमरल soluble factor in serum and body fluids. Example complement system, C-reactive protein interferes and ये NK सेल्स ये होते हैं soluble factor in serum and body fluids. Example complement system, C-reactive protein interferon and NK cell. Cell mediated response, neutrophils, monocytes, macrophages. Humoral response में B lymphocytes involved antibody. Cell mediated response में T lymphocytes encounter graft and cancer cells. डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल जिसको इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। नेचुरल या इनेट इम्यून सिस्टम में अवेलेबल सिंस बर्थ से ये होते हैं, और एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ एक्सपोजर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आता है तब ये आता है। नॉट स्पेसिफिक होता है टू अ पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर फॉर लेस इफेक्टिव होते हैं, लेकिन एक्वायर इम्यूनिटी स्पेसिफिक फॉर ईच स्पेसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड शो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, दस मोर इफेक्टिव होते हैं। नेचुरल या इनेट इम्यूनिटी सिस्टम की बात करते हैं, एबल टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू एनी फॉरेन पार्टिकल। तो एबल टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू एनी फॉरेन पार्टिकल। और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में एक्शन मोर कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्ड टाइम टू बी फुली डेवलप्ड ये लगते हैं। इन्वॉल्व्स NK सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेज। और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होते हैं इम्यून सिस्टम या इन्वॉल्व्स B एंड T लिम्फोसाइट। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेचुरल या इनेट ह्यूमरल रिस्पॉन्स और इम्यूनिटी, और व्हाट इज कम्प्लीमेंट सिस्टम, सी रिएक्टिव प्रोटीन इंटरफेरेंस और NK सेल्स। तो ये सब क्या है वो बताना है। तो द कम्प्लीमेंट्री सिस्टम कंटेन 11 मतलब 11 प्रोटीन इनएक्टिव प्रोटीन एंजाइम once get activated it helps in lying foreign invader। तो जैसे ये एक्टिव होते हैं तो वह ये सब की तरह खत्म कर दिया जाता है। इंजर्सन ऑफ पोर फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स जिसको परफोरिन्स कहते हैं। बी में हो गया फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड फ्रैगमेंट्स C3A एंड C5A इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, C5B C6 एंड C7 केमोटैक्सिस कहते हैं इसको। C3B ओपोजोनाइजेशन एंड फाइगोसाइटोसिस ये होते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन फॉरेन एंटीजन एक्टिवेट CRP। सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या काम करता है, तो फॉरेन एंटीजन एक्टिवेट्स, जो फॉरेन एंटीजन होता है उसको एक्टिवेट करता है CRP, विच कोट्स द इन्वेडिंग एंटीजन, एक्टिवेट्स द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, फैसिलिटेट फाइगोसाइटोसिस या फैसिलिटेट करता है। इंटरफेरॉन वायरली इन्फेक्टेड सेल जो होते हैं, इंटरफेरॉन वायरली इन्फेक्टेड सेल रिलीज इंटरफेरॉन इनटू ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, लिमिट्स द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इनहिबिट्स द रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। फिर है नेचुरल किलर सेल NK जिसको सेल कहते हैं, नॉन T एंड नॉन B लिम्फोसाइट, किल सेल्स विदाउट एनी apparent prior sensitization, destroy cells that have undergone malignant transformation, kill antibody coated viruses। तो नेचुरल किलर ये सब काम करता है। विदाउट apparent prior sensitization, destroy cells that have undergone
malignant transformation, kill antibody-coated viruses, first-line defense against viral infection. What is role of acquired immunity system in immunity? ह्यूमरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी और सेलुलर एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम क्या करता है? तो ह्यूमरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करता है, यह टाइप ऑफ रिस्पॉन्स से इन्वॉल्व एंटीबॉडीज काम करता है, यह अटैकिंग सेल करता है, तब सेलुलर एक्वायर्ड इम्यूनिटी करता है। फिर है मेजर सेल इन्वॉल्व बी लिम्फोसाइट होते हैं और ये टी लिम्फोसाइट होते हैं मेजर इन्वॉल्व। फिर ह्यूमरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हो गया कि फंक्शन ये करता है मेजर डिफेंस अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन दैट आर इन बॉडी फ्लूइड्स में होता है फंक्शंस में। फिर है मेजर डिफेंस अगेंस्ट इंट्रा सेलुलर फंगल पारासाइटिक एंड वायरल इन्फेक्शन कैंसर सेल्स एंड ट्रांसप्लांटेड ऑर्गेनेल्स में ये डिफेंस करने का काम करता है मेजर डिफेंस। फिफ्थ में है डेवलपमेंट ह्यूमरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होते हैं वह लिम्फोसाइट प्रिकर्सर फ्रॉम बोन मैरो इंटर लिवर एंड स्प्लीन फॉर्मिंग बी lymphocyte development lymphocyte precursor from bone marrow inter liver and spleen forming b lymphocyte और ये lymphocyte precursor in bone marrow enter the thymus forming T lymphocyte. What is effect of stimulation of B and T lymphocyte in acquired immunity? अब B and T lymphocyte का क्या रोल है वो बताना है। तो एक्टिवेटेड B lymphocyte होता है तो वो डिफ्रेंशिएट होकर वह प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स का फॉर्मेशन करता है। प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वह सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज करता है। प्लाज्मा सेल सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन जी जिसको आईजी कहते हैं और ये आईजी काम क्या करता है? अटैक एंटीजन विच गेट एलिमिनेटेड बाय फैगोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस के द्वारा वे बाहर निकल जाता है। तो ये आईजी होते वह अटैक एंटीजन को अटैक करता। मेमोरी बी सेल्स वह पुराने अगर उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर नुकसान पहुंचाना चाहता है तो ये एक्टिवेट होकर उसको ख़त्म करने का काम करता है। बीटा लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल को सिक्रेट करता है और एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होकर हेल्पर टी सेल सप्रेसर टी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल मेमोरी टी सेल का फॉर्मेशन करता है। टी हेल्पर टी सेल को T4 भी कहते हैं। तो ये दोनों काम क्या करता है? दोनों 1 and 2 प्रिसाइजली रेगुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। 3 and 4 को देखते हैं। 3 and 4 रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड एलर्जिक रिएक्शन रिजेक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट टिश्यू लाइसिस ऑफ ट्यूमर। तो इस तरह कितना सारा काम करने में क्या काम करता है? कीप द फंक्शन ऑफ मेमोरी सेल्स memory B and T cell are readily converted to effector cells by later encounter with the same antigen. They persist in the body for months or even years तक रहता है ये। What is the role of thymus in development of immunity? तो by release of thymosin stimulate bone marrow differentiation of stem cell into lymphocyte and migration of lymphocyte to other lymphoid tissue to complete their development. Sensitize the lymphocyte to respond to antigenic stimulation जिसको immunological competent lymphocyte कहते हैं। तो thymus development, what is the role of thymus development of immunity? वाई रिलीज ऑफ थाइमोसिन स्टिमुलेट बोन मैरो जब स्टिमुलेट होता है तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स इनटू लिम्फोसाइट एंड माइग्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट टू अदर लिम्फोइड टिश्यू के पास ले जाने में मदद करता है टू कंप्लीट देयर डेवलपमेंट। सेंसिटाइज द लिम्फोसाइट टू रिस्पॉन्ड टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन जिसको इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट लिम्फोसाइट्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग तरह के देख रहे हैं। नेम द इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी एंड देयर फंक्शंस को यहाँ पे बताना है। तो आईजीजी यह टोटल 71% होता है और उसका फंक्शन देखेंगे। आईजीएफ होता है वह 22% होता है। आईजीएम वह 7% होता है। आईजीई एंड आईजीटी जो होता है वह बहुत ट्रेसेस अमाउंट में होता है।
आईजीजी का काम कर देख लेते हैं क्या है। तो आईजीजी एंटीबॉडीज ऑफ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ये करता है एक्टिवेटेड बाय नेचुरल इन्फेक्शन और आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन में हेल्प करता है। दस प्रोड्यूस मेजर एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीटॉक्सिन एक्टिविटी इन सीरम में काम करता है। कैन क्रॉस द प्लासेंटा, जहाँ प्लासेंटा से पास कर सकता। आईजीजी प्रोमोट केमोस्टैटिक एक्टिविटी ऑफ डब्ल्यूबीसी के काम करता। फिर आईजीए 22% कैन नॉट क्रॉस द प्लासेंटा प्रोवाइड लोकलाइज्ड प्रोटेक्शन टू म्यूकोसल सरफेस। आईजीए 22% होता है। कैन नॉट क्रॉस द प्लासेंटा प्रोवाइड लोकलाइज्ड प्रोटेक्शन टू म्यूकोसल सरफेस। आईजीए जो 22% होता है कैन नॉट क्रॉस द प्लासेंटा प्रोवाइड लोकलाइज्ड प्रोटेक्शन, यानी कि हमें कोसल सर्फेसिस पे लोकलाइज्ड होता है। आईजीएम 7% होता है प्रोड्यूस इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। आईजीएम जो था प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को ये करता है। एग्जांपल अल्फा एंड बीटा एंटीबॉडीज ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ये एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता। मोर इफेक्टिव दैन आईजीजी से ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है इन लाइसिंग सेल्स। फिर है आईजीई ट्रेसेस अमाउंट में होता है हीट लेवाइड हीट सेंसिटाइजिंग एंटीबॉडीज देयरफॉर कॉल्ड रीजीन से भी कहते प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एलर्जीज पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन एंड ऑटोफाइलेक्टिक टाइप ऑफ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी डिजॉर्डर्स। आईजीटी हो गया प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व इन एंटीजन रिकॉग्निशन में ये होते हैं। व्हाट इज द मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस। एमएचसी क्या है। तो इट इज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऑन एवरी न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ द बॉडी। इट कंटेन एंटीजन रिसेप्टर्स दैट इज टी सेल रिसेप्टर हो गया एंड प्रोटीन CD4 एंड CD8 क्लस्टर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन which act as co-receptor. What is primary और secondary antibody response। तो इनिशियली फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स जो होते हैं इन्फेडिंग ऑर्गेनिज्म और सेकेंडरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स रिपीटेड एक्सपोजर टू सेम एंटीजन। वन सेट स्लो टू बिगिन और ये फास्ट होते सेकेंडरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। प्राइमरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट हो गया फ्यू वीक्स देन डिक्लाइन रैपिडली फ्यू मंथ्स टू ईयर एंड डिक्लाइन स्लोली धीरे धीरे होते हैं। प्लाज्मा एंटीबॉडी लेवल स्लो कंसिस्ट मेनली ऑफ आईजीएम एंटीबॉडीज और ये मार्केटली इंक्रीज कंसिस्ट ऑफ मेनली आईजीजी एंटीबॉडीज होता है। फिर 14 क्वेश्चन व्हाट इज इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस recognition of self। While we do not usually make a immunological response to our own protein, the capacity to make a immunological response to foreign antibody developed after birth. All potent antigens during the period of immunological immunity are recognized as self। After this period they are recognized as not self। यहाँ पर करा है कि what is immunological tolerance recognition of self। why we do not usually make an immunological response to our protein, the capacity to make an immunological response to foreign antigen develop after birth। All potent antigen during the period of immunological immunity are recognized as self। After this period, they are recognized as not self। Why some individual are more susceptible to infections। तो कुछ वह मोर ससेप्टिबल होता है। दिस में बी ड्यू टू जेनेटिक टेंडेंसी फॉर पुअर इम्यून रिस्पॉन्स। 16 क्वेश्चन है व्हाट इज ऑटो इम्यूनाइजेशन और ऑटो सेंसाइटाइजेशन। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट एनिमल्स ऑन टिश्यू। तो दीज एंटीबॉडीज आर कॉल्ड ऑटो एंटीबॉडीज। 17 है व्हाट कॉजेज ऑटो इम्यून डिजीज। इट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ सप्रेसर टी सेल के कमी के कारण ये हो जाते हैं। गिव सम एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज में है इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हो गया
और ऑटो एंटीबॉडीज आज फॉर्म अगेंस्ट, तो इसके अगेंस्ट बनता है पैंक्रियाटिक आइसलेट्स ऑफ बीटा सेल्स। माइस्थेमिया ग्रेविस है तो निकोटिनिक कोलिनेर्जिक रिसेप्टर्स। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हो गया माइलिन पेशिस्क प्रोटीन्स। फिर है हैशिमोटोस थायरॉयडाइटिस, तो थायरॉयड ग्लैंड सेल्स ये इसके अगेंस्ट बनता है। ग्रेव्स डिजीज जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, तो TSH रिसेप्टर्स होते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस कोलाजन टिश्यू ये होते हैं। व्हाट इज एंटीबॉडीज आर फॉर्म अगेंस्ट, तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस के द्वारा कोलाजन टिश्यू ये होते हैं। व्हाट इज इम्यूनोलॉजिकल सर्वाइलेंस, हाउ इज इट कैरिड आउट। Immunological surveillance, how it is carried out. तो when a normal cell transforms into cancerous cell, it display unusual surface component called tumors, उसको कहते हैं tumors antigen. If the immune response recognize tumor antigen unknown self, it can destroy any cancer cell carrying that antigen. Such immune response called immunological surveillance कहते हैं. It may help prevent the development of cancers. This is carried out by cytotoxic T cell, macrophage and NK cells. What is physiological basis of chronic lymphatic leukemia? So it is due to uncontrolled proliferation of beta lymphocyte and that of acute lymphatic leukemia due to malignancy. What cause acquired immunodeficiency syndrome? So it is caused HIV, immune immunodeficiency virus. HIV binds to CD4, decrease or loss helper T cells या T4 cells, failure of proliferation of T4 and B lymphocyte, loss immune function and death from infection or cancer. Which type immunity is lost in AIDS patient, तो cellular acquired immunity loss कर जाता है. Which type of T participate in both cell mediated and antibody mediated immune response, helper T cells. Define homograft या allograft या autograft या heterograft. Homograph graft from one person to another. Autograph graft from one side to another side in same person. Heterograph graft from one animal species to another. What is responsible for the rejection of transplanted tissue? What is homograft reaction? To the T lymphocyte system, they possess recombination site for foreign transplantation antigen on cell surface. Each immunological activated T cell have lymphoid tissue and enter the blood. When they reach the transplanted tissue, they react with it, reducing its blood supply एंड ब्रिंग अबाउट इट्स डिस्ट्रक्शन, जिसको होमोग्राफ रिएक्शन कहते हैं. अब कुछ यहाँ पर याद करने वाला पॉइंट्स को ध्यान में रख लीजिए. टोटल ब्लड वॉल्यूम 5 से 6 लीटर होता है, मतलब बॉडी वेट के हिसाब से 80 मिलीलीटर पर केजी से वेट होता है. प्लाज्मा प्रोटीन टोटल 6.4 से लेकर 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर होता है. ये सीरम एल्बुमिन 3 से 5 ग्राम पर डेसीलीटर. सीरम एल्बुमिन ग्लोबुलिन जो हो गया 2 से 3 ग्राम, और एजी रेशियो 1.7 रेशियो 1 होता है. और फाइब्रिनोजेन 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर. प्रोथ्रोम्बिन हो गया 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. कैपिलरी वॉल हो गया. कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 25 से 30 मिलीमीटर एचजी हो गया. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में आर्ट्रियल इंड 37 मिलीमीटर एचजी. वेनस इन 15 मिलीमीटर एचजी. हीमोग्लोबिन ये जान चुके हैं कि कितना कितना होना चाहिए. क्लिनिकली ये होते हैं 14.8% हीमोग्लोबिन, 100% हीमोग्लोबिन ये होता है. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मेल में 21 मिलीलीटर पर डेसीलीटर और फीमेल में 18 मिलीलीटर पर डेसीलीटर. 1 ग्राम हीमोग्लोबिन व्हेन फुल्ली सैचुरेटेड कंबाइन 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन को ये बाइंड करता है. हीमोग्लोबिन फीटल एट बर्थ 80% होता है. रेस्ट इज HbA एट 1 ईयर ऑफ एज, वह लेस दैन 1% और इज HbF. फिर है स्टुअर्ट
डिसअपियरिंग आफ्टर 2 से 3 मंथ। पोस्ट नेटल जिसको कहते हैं लाइफ स्पान 80 डेज कंपेयर टू HbA 120 दिन। फिर है RBC लाइफ स्पान 120 होता है, काउंट 6 से 7 मिलियन पर माइक्रोलीटर। एडल्ट मेल में 5 से 6 मिलीलीटर और एडल्ट फीमेल में 4.5 से 5.5 मिलीलीटर। बर्थ के समय 6 से 7 होते हैं। सीरम बिलीरुबिन 0.2 से 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर 2 मिलीग्राम से पर डेसीलीटर से ज़्यादा तो जॉन्डिस हो सकता है। WBC में ग्रेनुलोसाइट एग्रेनुलोसाइट होता है। उसका ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वहाँ 50 से 70%। यूसिनोफिल 1 से 4%। वेसोफिल <1%। ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट हो गया जिसमें 20 से 40%। मोनोसाइट में 2 से 8% होते हैं। TLC टोटल लिकोसाइट काउंट एट बर्थ ये 20,000 माइक्रोलीटर पर माइक्रोलीटर और एडल्ट में 4,000 से क्या होते हैं। प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक होता है। ब्लीडिंग टाइम 2 से 5 मिनट होते हैं और क्लॉटिंग टाइम 3 से 8 मिनट। ब्लड ग्रुप फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में ABO ब्लड ग्रुप में A 21%, B 39%, AB 9%, O 31% और ये RH पॉजिटिव का 85% और निगेटिव 15% के होते हैं। लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट पॉपुलेशन 20 से 30% है। लाइफ स्पान कुछ दिन से कुछ सप्ताह तक है और टी लिम्फोसाइट का पॉपुलेशन 60 से 80% है। इसका लाइफ स्पान 2 से 4 साल तक होता है। तो हमने ब्लड से रिलेटेड जितना भी सारा फिजियोलॉजी में क्वेश्चन है वो सब कुछ समझ लिया और ऐसे पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।